यह कहानी है वीर राठौर की, एक ऐसे लड़के की जिसे पूरी अकादमी और दुनिया का सबसे बड़ा फिसड्डी माना जाता है। उसके पास ताकत के नाम पर कुछ भी नहीं है और हर कोई उसे नीची नजरों से देखता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उस कमजोर शरीर के अंदर गुजरे हुए जमाने का सबसे महान योद्धा और महान अल्केमिस्ट अजय सिंह पुनर्जन्म लेकर जाग उठता है। अब एक फिसड्डी के भेष में छिपा यह महान योद्धा दुनिया को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देता है। तो आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए द मार्शल सॉवरेन, सिर्फ वीके स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर। वीर राठौर काफी समय से एक अजीब सी बेहोशी में था। बीच बीच में उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें कौंधतीं, जैसे मानो वह कोई और बन गया हो। वह समय समय पर दौरे जैसी हालत में भी चला जाता, कभी चिल्लाता, कभी रोता तो कभी हंसता। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसके दिमाग में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती, जो एक अजीब ग्रंथ का पाठ कर रही हो। जब वह ध्यान से सुनता तो उसे लगता कि यह कोई साधना की तकनीक है, और उसका शरीर हमेशा उस आवाज के साथ अनजाने में हिलने लगता था। उसे जितने ज्यादा दौरे पड़ते, उसके दिमाग में यादों के टुकड़े उतने ही ज्यादा और साफ होते जाते। आखिरकार एक दिन वह इस तकलीफ से बेहोश हो गया। लेकिन जब वह जागा तो यादों के सारे टुकड़े पूरी तरह जुड़कर उसके दिमाग में साफ हो गए थे। इस शरीर का नाम वीर राठौर था और आज वह पूरी तरह से जाग चुका था। उसकी आंखें अनंत आकाश के तारों की तरह साफ थीं। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वीर की आंखों में एक चमक थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर खिड़की के बाहर उस ऊंची मूर्ति को देखा जो बादलों को छू रही थी। हेवनली मार्शल कैलेंडर का 1033वां साल। मैं अजय सिंह 15 सालों से मर चुका था। 15 साल पहले अजय सिंह, जो विजेता मार्शल सोवरेन के नाम से जाने जाते थे और हेवनली मार्शल क्षेत्र के 10 शीर्ष पदवीधारी मार्शल सोवरेनों में से एक थे, मायागिरी पर्वत में एक दुर्घटना में मारे गए थे। इस घटना ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। तब से सभी बड़ी ताकतों के बीच तनाव बढ़ गया था और झगड़े तेज हो गए थे। सैकड़ों सालों से शांत रहा हेवनली मार्शल महाद्वीप एक बार फिर अशांत हो गया था। हे, वीर मुस्कुराया और उसने धीरे से एक आह भरी। यकीन नहीं होता कि मैं 15 साल बाद फिर से पैदा हो गया हूं। मैं अजय सिंह आखिरकार वापस आ गया हूं। वीर राठौर। अचानक एक ठंडी और गुस्से भरी आवाज गूंजी। शू। हवा में एक तेज आवाज हुई। वीर ने ऊपर देखा और पाया कि चौक का एक टुकड़ा उसकी तरफ तेजी से आ रहा था, जो सीधा उसके चेहरे पर लगने वाला था। उसने बड़े आराम से उस चौक को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया और मेज पर रख दिया। फिर उसने शांति से क्लास की टीचर लावण्या की ओर देखा, जिनका चेहरा मंच पर गुस्से से लाल हो रहा था। यह कोई पहली बार नहीं था जब वीर का ध्यान क्लास में भटका हो, इसलिए अगर उसका ध्यान न भटकता तो सबको हैरानी होती। लेकिन आज टीचर लावण्या का मिजाज शायद कुछ खराब था और उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी की जरूरत थी। और वीर, जो स्कूल का सबसे फिसड्डी लड़का माना जाता था, निश्चित रूप से इसके लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार था। लंबे समय से ऐसा लगता था कि खराब मिजाज वाले सभी टीचरों की आदत बन गई थी कि वे उसे ही अपना निशाना बनाते। जब भी कोई टीचर नाराज होता तो हर कोई जानता था कि अब वीर की शामत आने वाली है। सभी छात्र हंसने लगे और उत्साह से तमाशा देखने का इंतजार करने लगे। कुछ छात्रों ने तो शोर मचाना भी शुरू कर दिया। वीर ने तिरछी नजरों से लावण्या को देखा और सोचा, उसका शरीर बहुत सुडौल है, बाल लंबे हैं और चेहरा भी सुंदर है। अगर वह लाल पोशाक, चांदी के सींग वाले जूते, नीला चोगा और फ्रॉस्टी सौरो पहने तो मुझे यकीन है कि वह बिल्कुल रेड लोटस मार्शल सोवरेन जैसी दिखेगी। हे, उस पर हर तरह के कपड़े अच्छे लगेंगे। पता नहीं अगर रेड लॉट्स को पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूं तो वह मुझे मार डालेगी या नहीं। लावण्या का दिल एक पल के लिए धड़क गया। वीर की आंखों में उसे एक मुस्कान की झलक दिखी, जिससे वह बेवजह कांप उठी। ऐसा लगा जैसे किसी पालतू खरगोश को अचानक एक बाघ ने देख लिया हो। एक पल की लाचारी ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी बर्फीले तहखाने में गिर गई हो। यह क्या था? उस लड़के की आंखें? क्या वह हंस रहा था? हो ही नहीं सकता। मैं एक महान मार्शल लॉर्ड हूं। मैं एक आम लड़के की नजर से कैसे विचलित हो सकती हूं?
जरूर, मैं आजकल उस समस्या में फंसी हुई हूं, इसलिए मेरा मन थोड़ा अशांत है। उसकी आंखों में डर की झलक पलक झपकते ही गायब हो गई और वह जल्द ही उस पल की घबराहट से बाहर आ गई। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। वीर राठौर, हम हथियारों के निर्माण के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम बता सकते हो कि सामान्य हथियार बनाने के कितने तरीके होते हैं? लावण्या हथियारों के निर्माण पर एक बुनियादी पाठ्यक्रम पढ़ा रही थीं। हालांकि बहुत कम लोग ही अल्केमिस्ट बन सकते थे, लेकिन हर योद्धा के लिए हथियारों के निर्माण का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी था। हथियारों का निर्माण? हाँ, मैं हेवनली मार्शल महाद्वीप का 9वें स्तर का सम्राट श्रेणी का अल्केमिस्ट हूं। इस दुनिया में उन कुछ अमर बूढ़ों के अलावा कौन मेरे सामने हथियार बनाने के तरीकों के बारे में बात करने की हिम्मत करेगा? वीर ने लापरवाही से कहा, सामान्य हथियार बनाने के 48 तरीके होते हैं। 48? क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। हाँ, ये लड़का जरूर नींद में बात कर रहा है। मैंने कहा था ना, अगर मैंने सिर्फ उसका आत्मविश्वास देखा होता तो मुझे लगता कि उसे सच में जवाब पता है। अगर उसे सही जवाब पता होता तो मैं अब तक एक राज्य का पहरेदार बन गया होता। वीर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी नजर अपने सामने रखी किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली और तुरंत एक वाक्य देखा। सामान्य हथियार बनाने के 36 तरीके हैं, जो इस प्रकार हैं। जब उसने किताब बंद की तो उसने कवर पेज पर बड़े अक्षरों की एक पंक्ति देखी, बेसिक शिल्पकला, और उसके नीचे छोटे अक्षरों की एक स्पष्ट पंक्ति थी, लेखक ज्ञानदेव। क्या मैंने उसे बताया नहीं था कि 48 सामान्य तरीके होते हैं? उस लड़के ने मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसे अब मेरे भाषण में आने की कोई जरूरत नहीं है। उसने एक पल में किताब के लेखक को मौत की सजा सुना दी थी। अगर ज्ञानदेव को यह पता चलता तो वह रो रो कर मर जाता। वीर ने लोगों के मजाक पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने शांत स्वर में कहा, पारंपरिक निर्माण के 36 तरीके हैं, लेकिन 60 साल पहले अजय सिंह ने 12 तकनीकी निर्माण विधियों का आविष्कार किया था, जिन्हें अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा मान्यता दी गई है और बुनियादी निर्माण विधियों में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए कुल 48 तरीके होने चाहिए। यह लड़का क्या बकवास कर रहा है? क्या वह लेखक ज्ञानदेव से ज्यादा जानता है? हाँ, वह जरूर सजा से डर रहा है, इसीलिए उसने बकवास करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, लेखक ज्ञानदेव जो अजय सिंह के शिष्य थे, उन्हें यह कैसे नहीं पता होगा कि बुनियादी निर्माण के कितने तरीके हैं। पूरी क्लास मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अचानक एक चीख ने सबको चुप करा दिया। चुप हो जाओ सब, वह सही कह रहा है। लावण्या ने मेज पर हाथ मारा, जिससे तेज हवा का एक झोंका चारों दिशाओं में फैल गया। सभी को एक शक्तिशाली ताकत का दबाव महसूस हुआ और उनके चेहरे डर से उतर गए। मंच के पास बैठे कुछ छात्र कागज की तरह पीले पड़ गए, जैसे वे खून की उल्टी करने वाले हों। वीर ने हवा को महसूस करते हुए मन ही मन मुस्कुराया। एक मार्शल लॉर्ड का दूसरा स्तर, वह वाकई में प्रतिभाशाली है और उसकी आत्मा भी बहुत मजबूत लगती है। मेरा अनुमान है कि वह कम से कम एक वरिष्ठ प्रशिक्षु अल्केमिस्ट तो है ही। उसे थोड़ी हैरानी हुई। वह जानता था कि लावण्या बहुत मजबूत है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने ऊंचे स्तर पर होगी। मार्शल योद्धाओं की साधना के 9 स्तर थे। योद्धा, मार्शल मास्टर, ग्रेट मार्शल मास्टर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल किंग, मार्शल ग्रैंड मास्टर, मार्शल एम्परर, मार्शल सुप्रीम और मार्शल सोवरेन। हर स्तर को 1 स्टार से 9 स्टार तक 9 श्रेणियों में बांटा गया था। जैसे ही कोई मार्शल सोवरेन के शिखर पर पहुंच जाता, उसे होली सिटी द्वारा एक उपाधि दी जाती, जिससे वह एक पदवीधारी मार्शल सोवरेन बन जाता। लावण्या ने वीर को ठंडक से घूरा, जबकि उसके मन में आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। फिर उसने भीड़ पर नजर डाली और धीरे धीरे समझाना शुरू किया। बुनियादी निर्माण के हमेशा से 36 तरीके रहे हैं। 60 साल पहले अजय सिंह ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से 12 अतिरिक्त तरीकों का आविष्कार किया, जिन्हें अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने मान्यता दी। बात बस इतनी है कि ये 12 तरीके आम इंसान की समझ से पूरी तरह बाहर हैं।
इसलिए लेखक ज्ञानदेव ने इस किताब को लिखते समय उन्हें शामिल नहीं किया। सभी छात्र हैरान थे और अविश्वास से वीर को देख रहे थे, जो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। ऐसा था मानो क्लास के सबसे फिसड्डी छात्र ने अचानक एक ऐसी समस्या हल कर दी हो जो सबसे होशियार छात्र भी नहीं कर सकते थे। यहां तक कि लावण्या भी हैरान थी। अल्केमिस्टों के लिए यह कोई राज नहीं था कि बुनियादी निर्माण के 48 तरीके थे, लेकिन एक प्रशिक्षु मार्शल योद्धा के लिए यह जानना बहुत दुर्लभ था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। लोग कहते हैं कि यह वीर राठौर मार्शल आर्ट्स में एकदम अनाड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास हथियारों के निर्माण में कोई प्रतिभा हो, इसीलिए उसने खुद सीखने के लिए बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है? इस विचार ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। अगर वह एक अल्केमिस्ट को प्रशिक्षित कर सकती तो यह एक योद्धा से कहीं ज्यादा कीमती था। मैं उसे फिर से परखती हूं। लावण्या ने ऊपर देखा और पाया कि वीर उसकी ओर हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को देख रहा हो। इससे उसके अंदर गुस्सा भर गया। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, यह मत सोचो कि तुमने कुछ अनोखा सीख लिया है तो तुम क्लास छोड़ सकते हो। मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगी। अगर तुम उसका जवाब दे सके तो तुम मेरी बाकी क्लास छोड़ सकते हो और मैं तुम्हें पूरे नंबरों से पास कर दूंगी। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम 10 गुना गुरुत्वाकर्षण वाले कमरे में 6 घंटे रहोगे। मुझे बताओ कि हथियार बनाते समय हमें स्काई क्रिस्टल सैंड मिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? 10 गुना गुरुत्वाकर्षण वाले कमरे में 6 घंटे, यह तो बहुत कठोर सज्जा है। हाँ, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि टीचर लावण्या का मिजाज आज खराब है? यह लड़का खुद ही तूफान में फंस गया है। ठीक ही हुआ, उसका चेहरा तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कुछ थप्पड़ पड़ने चाहिए। काश मैं उसे कुछ बार पैरों से कुचल पाता। वाह, तुमने सुना? यह एक मुश्किल सवाल है। हर कोई जानता है कि हथियार बनाते समय स्काई क्रिस्टल सैंड मिलाना पड़ता है और इसका कोई कारण नहीं है। हाँ, यह तो ऐसा है जैसे पूछना कि 1 और 1 मिलकर 2 क्यों होते हैं। हाँ, लगता है टीचर लावण्या वीर को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। 10 गुना गुरुत्वाकर्षण वाले कमरे में 6 घंटे। वीर ने थोड़ा असहाय महसूस करते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर यह पहले की बात होती तो 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण बल से भी उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन उसके मौजूदा शरीर के लिए 10 गुना गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा ज्यादा था। उसके लाचार हाव भाव को लावण्या ने तुरंत डर समझ लिया, जिससे उसके मन में वीर के लिए जो थोड़ी सी प्रशंसा पैदा हुई थी वह पूरी तरह मिट गई और वह उसे नीची नजरों से देखने लगी। यह सच में मार्शल आर्ट्स में अनाड़ी है, यह बिल्कुल नहीं बदला। इसके अलावा सवाल पूछते ही उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसे अपने छात्र के साथ ऐसी चाल चलने पर एक अस्पष्ट अपराध बोध और खेद महसूस हुआ। आखिरकार उसने अभी अभी एक बुनियादी सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया था। कम से कम उसने एक मेहनती पक्ष दिखाया था जो अतीत से अलग था। क्या ऐसा करके वह उसके आत्मविश्वास और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगी? क्या वह एक ऐसे फूल को मसल देगी जो एक नया पत्ता बदलने वाला था? जब उसका मन भटक रहा था, वीर ने लगभग बिना सोचे समझे जवाब दिया, असल में हथियार बनाने के लिए स्काई क्रिस्टल सैंड की जरूरत हमेशा नहीं होती है, लेकिन साधारण अल्केमिस्टों के लिए तपाने के बाद शोधन प्रक्रिया के दौरान सामग्रियों के बीच मिश्रण की मात्रा को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। इसलिए उन्हें इसका उपयोग करना पड़ता है, जिसमें एक न्यूट्रलाइजेशन गुण होता है जो संतुलन बनाने की भूमिका निभाता है। जब उसने बात खत्म की तो वहां एक अजीब खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा था। छात्र हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वीर ने जो कहा था वह किताब के ज्ञान से कहीं आगे की बात थी, लेकिन टीचर लावण्या ने सब कुछ साफ साफ सुन लिया था। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और वह बोल पड़ी, अगर ऐसा है तो हथियार बनाते समय जितना ज्यादा स्काई क्रिस्टल सैंड मिलाया जाए उतना अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब कारमोट को लाल तांबे के साथ पिघलाते हैं तो जितना ज्यादा स्काई क्रिस्टल सैंड मिलाया जाता है उसके असफल होने की संभावना उतनी ही क्यों बढ़ जाती है? यही वह समस्या थी
जिसने उन्हें कई दिनों से परेशान कर रखा था और बहुत सोचने के बाद भी उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा था। इसीलिए वह इन दिनों उदास थीं। अब जब उन्होंने अपने दिल की समस्या बोल दी थी तो वह वीर को परखने वाली टीचर नहीं बल्कि सलाह मांगने वाली एक जिज्ञासु लग रही थीं। पूरी क्लास मुंह खोले उन्हें देख रही थी। यह उनकी ज्ञानी, सख्त और गर्व से भरी टीचर लावण्या से कितनी अलग लग रही थीं। वीर ने उसी लापरवाही भरे अंदाज में धैर्य से जवाब दिया, क्योंकि लाल तांबे का गुण भले ही धातु का हो, लेकिन असल में यह अग्नि तत्व की ओर ज्यादा झुका होता है। इसलिए इसमें कारमोट को पिघलाने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। इसी वजह से कई अल्केमिस्ट लाल तांबे के हथियारों को अपग्रेड करते समय कारमोट पसंद करते हैं। लेकिन अगर इसमें स्काई क्रिस्टल सैंड हो तो बात अलग है। वह एक पल के लिए रुका और जब उसने लावण्या के चेहरे पर ज्ञान की प्यास देखी तो वह मुस्कुराया। उसे अपने पुराने शिष्यों की याद आ गई, क्योंकि स्काई क्रिस्टल सैंड का गुण जल है। यह लाल तांबे के अग्नि गुण को बेअसर कर देता है। इसलिए आप जितना ज्यादा मिलाएंगे, लाल तांबे की कारमोट को पिघलाने की क्षमता उतनी ही खराब होती जाएगी। ओह, तो यह बात है। लावण्या की आंखों में उत्साह चमक उठा। तो इसलिए तभी मैं कभी सफल नहीं हुई। मुझे क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। स्काई क्रिस्टल सैंड को एक अशुद्ध मानकर उसे शोधन सार का उपयोग करके हटा दें। वीर ने आंखों में हल्की मुस्कान के साथ कहा। आह! लावण्या फिर से चिल्लाई। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूं कि इतने सरल समाधान के बारे में सोच ही नहीं पाई। वह मन ही मन तेजी से गणना करने लगी। निर्माण की प्रक्रिया उनके दिमाग में कौंधी और आखिरकार पूरी हो गई। उनकी आंखें अचानक चमक उठीं और उनका चेहरा एक खुश मुस्कान से खिल गया। वीर राठौर कहां है? उन्हें अपने दिल में वीर के लिए आभार महसूस हुआ, लेकिन साथ ही वह बहुत हैरान भी थीं। एक बेकार लड़का जिसे मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल नासमझ माना जाता था, वह हथियार बनाने की कला में उनसे, एक असली उन्नत प्रशिक्षु अल्केमिस्ट से भी ज्यादा ज्ञानी कैसे हो सकता है? हथियार बनाने की ऐसी अद्भुत प्रतिभा के साथ उसका भविष्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने से कहीं ज्यादा उज्जवल था। क्या ऐसे छात्र को फिजड्डी माना जा सकता है? वीर का अतीत उनके दिमाग में कौंध गया और उन्होंने मन ही मन खुद को कोसा कि वह उसकी टीचर होकर भी अपने छात्र की इतनी बड़ी प्रतिभा को खोज नहीं पाई। वह अभी अभी क्लास से चला गया, एक छात्र ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। उसका लावण्या को देखने का तरीका अजीब हो गया था। क्या? लावण्या ने अपनी भौहें छरहाईं और गुस्से से कहा, क्लास के बीच में वह मुझे नजरअंदाज करके चुपके से कैसे जा सकता है? छात्र ने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और कमजोर आवाज में कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर वह आपके सवाल का जवाब दे देगा तो वह आपकी बाकी क्लास छोड़ सकता है? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी चला जाता। धड़ाम! लावण्या ने काले लोहे से बने लेक्चर स्टैंड पर हथेली मारी, जिससे उसकी सतह पर हथेली का निशान बन गया और पूरी क्लास चौंक गई। सबने अपनी सांस रोक ली और किसी ने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। तुम में से किसने मुझे ऐसा कहते सुना? उनकी नशीली आंखें छात्रों पर घूमी। जिन पर भी उनकी नजर पड़ी वे कांप रहे थे और जल्दी जल्दी सिर हिला रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। हम गलत थे। टीचर लावण्या ने ऐसा कभी नहीं कहा। लावण्या ने ठंडक से कहा, क्लास खत्म। वीर राठौर से कह देना कि अगर वह अगली क्लास में नहीं दिखा तो मैं उसे 3 दिनों के लिए 10 गुना गुरुत्वाकर्षण वाले कमरे में भेज दूंगी। 3 दिन! सबने एक ठंडी सांस भरी और लावण्या को क्लास का दरवाजा लात मारकर खोलते और हवा के झोंके की तरह अल्केमी हॉल की ओर जाते देखा। अरे, कोई मुझे बताएगा कि यहां क्या हो रहा है? धीरज सबसे पहले बोला। वह सीधे अपनी सीट से उठा और एक लंबे छात्र के पास गया। बॉस, ये क्या हो रहा है? वह लंबा छात्र करण छात्रों के एक समूह का नेता लगता था, क्योंकि जल्द ही उसे एक भीड़ ने घेर लिया। मुझे कैसे पता होगा? उसने कहा। ऐसा लगता है कि यह लड़का वीर राठौर हथियार बनाने के बारे में बहुत कुछ जानता है। हो ही नहीं सकता। सुबोध की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, क्या वह लड़का जिसके पास मार्शल आर्ट्स में कोई प्रतिभा नहीं है वास्तव में हथियार बनाने में एक जीनियस हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? छटाक!
करण ने उसके सिर पर एक किताब मारी और नाराजगी से कहा, कैसा जीनियस, उसने बस कुछ किताबें ज्यादा पीआर आच ली हैं। एक अल्केमिस्ट बनने के लिए एक योद्धा से कहीं ज्यादा प्रतिभा की जरूरत होती है। जब वह एक भी चक्र नहीं खोल सकता तो वह हथियार बनाने के रास्ते पर कैसे चल सकता है? बॉस सही कह रहे हैं, भीड़ ने सहमति में कहा। उनकी आंखों में अलग अलग भाव चमक रहे थे। करण ने सुबोध को एक हाथ से किनारे धकेला और देखा कि क्लास के दूसरे छोर पर कुछ और लोग इकट्ठा होकर फुसफुसा रहे हैं। उसने जोर से कहा, कोई भी वीर राठौर को यह नहीं बताएगा कि टीचर लावण्या ने अभी क्या कहा। अगर वह अगली क्लास में आया। उसकी ऊंची आवाज ने तुरंत दूसरों को डर से पीला कर दिया, और जब उन्होंने उसे ठंडक से घूरते देखा तो सभी ने गुस्से में सिर झुका लिया। उसने आगे कहा, चेतन, हर्ष और तुम लड़कियां, जिसमें रूपाली भी शामिल है, तुम लोग मेरा काम खराब मत करना। अगर वीर राठौर अगली क्लास में आया तो मैं सबसे पहले तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। ये कुछ छात्र वे थे जो आमतौर पर वीर के करीब थे और उन्हें कर्ण और उसके दोस्तों की विरोधी ताकत कहा जा सकता था। राजकुमारी रूपाली का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपनी हथेली को मुट्ठी में भींच लिया और गुस्से से कहा, मैं उसे बताने जा रही हूं, तुम मेरा क्या कर सकते हो? हिम्मत है तो अभी मुझे छूकर दिखाओ। शू! कर्ण गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अपनी सीट से उठा और मंच तक गया, फिर उस काले लोहे पर एक घूंसा मारा। इसके साथ ही लेक्चर स्टैंड पर एक उथला घूंसे का निशान बन गया। काले लोहे पर एक निशान? क्या ऐसा हो सकता है कि कर्ण ने 7 चक्र खोल लिए हैं और ऊर्जा को संघनित कर लिया है? यह कैसे संभव है? अगर किसी आदमी के 7 चक्र खुल जाते हैं तो वह एक योद्धा बन सकता है। वह सिर्फ 15 साल का है। भले ही उसने सारे न खोले हों, मुझे लगता है कि वह लगभग वहां पहुंच गया है। एक 15 साल का योद्धा। सूर्यगढ़ राज्य में एक और जीनियस पैदा हो गया है। क्लास में उत्साह भरी आवाजें गूंज रही थीं, जबकि दर्जनों नजरें ईर्ष्या, जलन और नफरत से भरी थीं। इससे कर्ण को श्रेष्ठता का एहसास हुआ। उसने गर्व से रूपाली की ओर इशारा किया और कहा, हालांकि तुम एक राजकुमारी हो, लेकिन मेरी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए महाराज मुझे कभी कभार तुम्हें तंग करने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। रूपाली का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। वह कर्ण को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि चेतन और हर्ष ने उसे रोक लिया। ये दोनों वीर के पक्के समर्थक थे। राजकुमारी, हम अभी कमजोर हैं, हर्ष ने फुसफुसाया, इसलिए बेहतर है कि हम उनसे लड़ाई शुरू न करें। इस क्लास में 60 से ज्यादा छात्र सूर्यगढ़ के गणमान्य व्यक्तियों या वफादार मंत्रियों के बच्चे थे, और वे स्वाभाविक रूप से सत्ताधारी और विपक्षी दलों के गुटों के अनुसार 2 समूहों में बंटे हुए थे। कर्ण और सुबोध के नेतृत्व में मंत्रियों के बच्चे एक समूह में थे, जबकि वीर, हर्ष और अन्य के नेतृत्व में सैन्य अधिकारियों के बच्चे दूसरे समूह में थे। चूंकि राजकुमारी को हमेशा से कर्ण और उसके लोगों का घमंड पसंद नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से वीर और दूसरों के साथ थी। जब क्लास में हंगामा हो रहा था, वीर राठौर पहले ही सूर्यगढ़ की राजधानी की गलियों में अकेले चल रहा था। उसकी यादें जागने के बाद उसकी आत्मा ने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले उसकी दिव्य चेतना की ताकत को फायदा हुआ। उसने जल्दी और ध्यान से अपने शरीर की जांच की। यह शरीर थोड़ा परेशानी भरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे मार्शल आर्ट्स में बिना किसी प्रतिभा के माना जाता था। कई अदृश्य नाड़ियां सूख गई हैं, इसलिए वे बिल्कुल भी ताकत जमा नहीं कर सकती। स्वाभाविक रूप से मैं अपने चक्र नहीं खोल सकता। मुझे पहले इस शरीर को ठीक करना होगा। ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही अपनी ताकत वापस नहीं पा सकूंगा। उसने आगे दिख रही ऊंची इमारत को देखा और उसकी ओर चल पड़ा। यह सूर्यगढ़ राज्य की राजधानी है। मुझे याद है ज्ञानदेव यहीं से है। क्या वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन में होगा? अगर मैं उसे ढूंढ सका तो सब ठीक हो जाएगा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन एक ऐसी संस्था थी जिसका प्रभाव पूरे हेवनली मार्शल महाद्वीप में फैला हुआ था। यह जहां भी होती उसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता था, और अल्केमिस्ट टावर निश्चित रूप से उस क्षेत्र की सबसे ऊंची इमारत होती थी। वीर ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ओर देखा। हालांकि यह टावर उन टावरों से बहुत कमतर था जिनमें वह पहले रह चुका था, लेकिन इसने उसे अत्यंत अपनेपन का एहसास कराया।
टावर के सामने एक पुराने पत्थर की पटिया पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। अल्केमिस्ट एसोसिएशन, सूर्यगढ़ शाखा, तियानवू कैलेंडर का वर्ष 1001, ज्ञानदेव। यह पत्थर की पट्टियां तियानवू कैलेंडर के वर्ष 1001 में फिर से बनाई गई थी। वर्ष 1001। ओ हां, लगता है यह वही साल है जब ज्ञानदेव को तीसरे स्तर के अल्केमिस्ट के रूप में पदोन्नत किया गया था और वह सूर्यगढ़ शाखा का अध्यक्ष बना था। पता नहीं वह अब भी यहां है या नहीं। वीर 15 साल से सूर्यगढ़ राज्य में रहा था, लेकिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन का शाखा अध्यक्ष उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिस तक वह पहुंच सकता था। वास्तव में वह जिस उच्चतम स्तर के अल्केमिस्ट को जानता था उसका नाम ललित वर्मा था, जो दूसरे स्तर का अल्केमिस्ट था। टावर के बाहर कोई पहरेदार नहीं था, क्योंकि यहां कोई भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता था, और अंदर की छिपी हुई शक्ति इस एकांत अल्केमिस्ट एसोसिएशन को सूर्यगढ़ की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक बनाने के लिए काफी थी। उसने दरवाजा धकेलकर खोला और अंदर चला गया। अंदर का विशाल हॉल बाहर से दिखने की तुलना में बहुत बड़ा था। शोर मचाती भीड़ ने टावर के अंदर के माहौल को बेहद जीवंत बना दिया था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी शांत ग्रामीण इलाके से अचानक किसी हलचल भरे बाजार में आ गया हो। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में आपका स्वागत है, एक मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी, और फिर उसने फैशनेबल पोशाक में एक सुंदर महिला को मीठी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए पाया। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं, मेरे प्यारे छोटे महाशय? वह एक सेविका थी जो हर अल्केमिस्ट एसोसिएशन में होती थी, जो मेहमानों का स्वागत करने में माहिर थी। अतीत में जब भी वह एसोसिएशन का दौरा करता था, सेविकाएं हमेशा सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक उसका स्वागत करती थीं। उसने सालों से इतना सहज सौम्य अभिवादन नहीं देखा था। वीर हल्के से मुस्कुराया और कहा, छोटे महाशय। सेविका, जिसका नाम लता था, मीठी मुस्कान के साथ बोली, आप मेरे द्वारा स्वागत किए गए सबसे कम उम्र के मेहमान हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? हालांकि उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी, लेकिन वह अंदर से वीर पर अतिरिक्त ध्यान दे रही थी। आमतौर पर जो लोग पहली बार अल्केमिस्ट टावर में आते थे, वे घबराए और उत्साहित होते थे, जबकि बच्चे और भी ज्यादा सतर्क रहते थे, जो बड़ों के पीछे छिपकर देखते थे। किसी ने भी वीर राठौर की तरह अंदर कदम रखते ही इतने शांत और आरामदेह हवा के साथ हॉल के चारों ओर नहीं देखा था। यह स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का व्यवहार था जो बड़े दृश्यों का आदी हो। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में कई सालों तक सेविका के रूप में काम करने के बाद लता न केवल ऊंचे तबके के बहुत से लोगों से मिली थी, बल्कि उसने अपनी आंखों को पारखी भी बना लिया था। उसने तुरंत वीर राठौर को ऊंचा दर्जा दिया, लेकिन अगली मदद जो उसे चाहिए थी, उससे वह हैरान रह गई। मैं ज्ञानदेव को ढूंढ रहा हूं, क्या वह यहां है? वीर ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें अब भी हॉल में घूम रही थीं। लेखक ज्ञानदेव! लता ने लगभग अपनी जीभ काट ली थी। उसने उस युवक को एक पल के लिए घूरा। हालांकि उसे यह मजाक लग रहा था, लेकिन वीर के शांत भाव ने उससे महसूस कराया कि वह वास्तव में गंभीर था। इससे वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। आपका मतलब पूर्व अध्यक्ष लेखक ज्ञानदेव से है? उसने सावधानी से पूछा। वीर ने थोड़ी निराशा से कहा, पूर्व अध्यक्ष? तो वह चले गए हैं? लता की आंखों में तुरंत सम्मान का भाव आ गया। उसने अपनी हथेलियों को अपनी छाती के सामने रखा। उसके गाल लाल हो गए और उसने एक चाहत भरी नजर से कहा, लेखक ज्ञानदेव 20 साल पहले एक बड़ी सफलता हासिल करके चौथे स्तर के अल्केमिस्ट बन गए थे, इसलिए उन्हें अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। 20 साल पहले? वीर ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया। यह उसकी दुर्घटना से 5 साल पहले हुआ होगा और ज्ञानदेव को यहां से गए हुए काफी समय हो गया होगा। ज्ञानदेव की मदद के बिना उसके लिए अपनी सूखी हुई अदृश्य नाड़ियों को खोलना और भी मुश्किल होगा। उसका वर्तमान शरीर 15 साल का था और साधना के लिए सबसे अच्छा समय चूक गया था, इसलिए वह और देरी नहीं कर सकता था। वरना अगर वह बाद में ठीक हो भी गया तो भी उसके लिए अजय सिंह की चरम शक्ति को फिर से हासिल करना असंभव होगा। एक कदम आगे बढ़ना तो दूर की बात थी। उसका पिछला जीवन अजय सिंह,
हेवनली मार्शल महाद्वीप पर मार्शल आर्ट्स और अल्केमी दोनों का जीनियस माना जाता था। वह न केवल एक 9वें स्तर का सम्राट श्रेणी का अल्केमिस्ट था और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के 7 एल्डर्स में से एक था, बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी उसकी उपलब्धियां मार्शल सॉवरेन के सर्वोच्च स्तर पर थीं। इसी वजह से उसे होली सिटी द्वारा विजेता मार्शल सॉवरेन की उपाधि दी गई थी और हेवनली मार्शल क्षेत्र के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में गिना जाता था। मेरे पास यहां जड़ी बूटियों की एक सूची है। क्या आप उन्हें खोजने में मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे सभी जड़ी बूटियों के 10 हिस्से चाहिए। वीर ने जल्दी से एक कलम और कागज लिया और जड़ी बूटियों की एक सूची लिख दी। अब जब ज्ञान देव चले गए थे तो उसे अपनी अंदरूनी चोट को ठीक करने का कोई तरीका खोजना होगा। वह मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने में एक पल की भी देरी नहीं कर सकता था। लता ने सूची ली और उसे देखा, फिर अचानक हंस पड़ी। छोटे महाशय, कहीं आपने इस सूची में कोई गलती तो नहीं कर दी है? मैं 3-4 साल से अल्केमिस्ट एसोसिएशन में हूं, लेकिन आपने जो भी लिखा है उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। उसकी बातों ने तुरंत वीर को चिंतित कर दिया। वह अपनी नाड़ियों को साफ करने के लिए एक औषधि बनाने वाला था, यह सोचकर कि यह जगह आखिरकार एक छोटी शाखा ही है और कई सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। उसने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों के बजाय वैकल्पिक सामग्रियां लिखी थीं, लेकिन फिर भी वह निराश हुआ। लता, तुम क्या कर रही हो? ठीक उसी समय काले चोगे में एक आदमी वहां आया। उसका चोगा एक अल्केमिस्ट का था और उसके कंधे पर एक घुमावदार बैज लटका हुआ था, जिसकी सतह पर एक चमकदार खून जैसा लाल निशान था। उसे देखने वाले सभी लोग रुक गए और सम्मान के साथ उसे प्रणाम किया। वह शांत भाव से धीरे धीरे चलकर आया। अगर कोई ध्यान से देखता तो पाता कि लोगों की नजरें उसके कंधे पर लगे बैज पर टिकी थीं, जो प्रशंसा और ईर्ष्या से भरी थीं। जहां तक उस आदमी की बात है, उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं थी। वीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराया। यह पहले स्तर के अल्केमिस्ट का बैज था, जो एक हैसियत का प्रतीक था। इस बैज के साथ पहनने वाले को पूरे हेवनली मार्शल महाद्वीप में कहीं भी बहुत सम्मान मिलता। अल्केमिस्टों का पदानुक्रम योद्धाओं जैसा ही था। वे भी 9 स्तरों में बंटे हुए थे और उनकी उपाधियां भी एक जैसी थीं। स्पष्ट रूप से वह आदमी पहले स्तर का अल्केमिस्ट था। वीर का पिछला जीवन, अजय सिंह, अब तक का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था, जिसने मार्शल आर्ट्स और अल्केमी दोनों में सॉवरेन का स्तर हासिल किया था। लता मुड़ी और उस लाल अल्केमिस्ट बैज पर नजर डाली। फिर उसने सम्मान से कहा, मिस्टर जयेश, इन छोटे महाशय ने एक सूची बनाई है और मुझसे सामग्री इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा है। जयेश ने सूची ली और उस पर नजर डाली। एक पल बाद उसने भौहें सिकोड़ी, फिर उसे एक रद्दी कागज की तरह मरोड़ कर फेंक दिया। इसके बाद उसने लता से कहा, यह क्या बकवास है? मिस्टर ललित तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लता यह सुनकर चौंक गई कि ललित वर्मा उसे ढूंढ रहे हैं। देरी करने की हिम्मत न करते हुए उसने जल्दी से कहा, मैं अभी जाती हूं। वह बिना एक और शब्द कहे जल्दी से चली गई और अचानक उसे राहत मिली। जब मिस्टर जयेश भी सूची की उन चीजों को नहीं जानते तो लगता है यह बच्चा सिर्फ मजाक कर रहा है। कितनी अजीब बात है कि मैंने उस पर इतना समय बर्बाद किया। वीर का चेहरा उतर गया। उसके पिछले जीवन में उसके द्वारा लिखे गए नुस्खे अनमोल थे और उनमें से कोई भी ऊंची कीमत पर बिक सकता था, और फिर भी अब उसे एक रद्दी कागज की तरह फेंक दिया गया था। उसने तुरंत एक ठंडी आवाज में कहा, तुम जयेश हो? जयेश थोड़ा रुका और उसके चेहरे पर एक गुस्सैल भाव कौंध गया। एक लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की? राजधानी के गणमान्य व्यक्ति भी मुझे देखकर मिस्टर कहते हैं। तुम्हें पहले स्तर का अल्केमिस्ट बने हुए 7 दिन भी नहीं हुए हैं, है ना? वीर ने अपना बायां हाथ अपनी छाती पर रखा और अपने दाहिने हाथ से अपनी नाक को छुआ। ये किसका लड़का है? जयेश ने उसे नीची नजरों से देखा और गर्व से कहा, मैं अभी 5 दिन पहले ही पहले स्तर का अल्केमिस्ट बना हूं। यह तो सब जानते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में पहले स्तर के अल्केमिस्ट बन गए हो? वीर ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। जयेश का शरीर थोड़ा कांप गया और उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक कौंधी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने गहरी आवाज में पूछा।
वीर ने उसके काले चौगे से बाहर निकले दाहिने हाथ पर नजर डाली और आंखों में मुस्कान के साथ समझाना शुरू किया। तुम्हारी उंगलियों का रंग गहरा भूरा हो गया है और छिलने के लक्षण दिख रहे हैं। जाहिर है क्योंकि तुम हाल ही में हेलविंड स्टोन के संपर्क में आए हो। इसके अलावा तुम में से ब्लड फ्लेम ऑर्किड की हल्की गंध आ रही है, जिसका इस्तेमाल तुमने पत्थर के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किया होगा। हालांकि हेलविंड स्टोन में बहुत मजबूत मिश्रण गुण होता है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह ऐसी चीज है जिसे आम अल्केमिस्ट इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हारी उंगलियों को हुए नुकसान और ब्लड फ्लेम ऑर्किड की गंध को देखते हुए ये पिछले 7 दिनों में हुआ होगा। और तुम में एक और हल्की गंध है जो टाइगर सल्फर स्टोन की अनोखी गंध है। इससे पता चलता है कि तुम हाल ही में इसके बहुत संपर्क में रहे हो। तो यह साफ है कि तुम्हारी अल्केमिस्ट परीक्षा में टाइगर सल्फर स्टोन को मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके एक हथियार बनाना था। जयेश पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। अचानक वह गुस्से से भड़क गया और चिल्लाया, क्या बकवास है? जब उसने बात खत्म की तो वह मुड़ा और चला गया। वीर मुस्कुराया और आह भरी, खैर, अगर हेलविंड स्टोन इतना ही उपयोगी होता तो कोई भी अल्केमिस्ट बन सकता। इसके अलावा ब्लड फ्लेम ऑर्किड के दुष्प्रभाव हेलविंड स्टोन से कम गंभीर नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हें हर दिन दोपहर में अपने माथे, गर्दन के पिछले हिस्से और पीठ के पास के एक्यू पॉइंट्स में बहुत असहज महसूस होता है ना? जयेश का शरीर ऐसे ऐंठ गया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और वह एक और कदम नहीं उठा सका, जैसे उसके पैरों में लाखों टन सीमेंट भर गया हो। वीर ने दुखी चेहरे से सिर हिलाया। एक प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट के लिए कितनी अफसोस की बात है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना दाहिना हाथ काटना होगा और अपना ऊर्जा केंद्र नष्ट करना होगा। तुम डराना बंद करो। जयेश जोर जोर से कांपने लगा। तो फिर भूल जाओ, मैं तुम्हें एक समाधान सिखाने वाला था। वीर ने असहाय होकर हाथ उठाए और जाने के लिए मुड़ा। तुम्हारे पास एक समाधान है? जयेश ऐसे उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, फिर वीर पर झपटा और उसे जाने से रोकते हुए चिल्लाया, मुझे अभी बताओ। पिछले कुछ दिनों से वह उसी तरह के दर्द से पीड़ित था जैसा वीर ने बताया था। उस दिन उसने अल्केमिस्ट बनने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हेलविंड स्टोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दुष्प्रभाव उसी रात उस पर आ जाएंगे। उसके दाहिने हाथ ने महसूस करना बंद कर दिया, जिससे वह बुरी तरह डर गया। बड़ी संख्या में क्लासिक ग्रंथ पढ़ने के बाद भी उसे इसका कोई समाधान नहीं मिला और केवल एक प्राचीन पुस्तक में ब्लड फ्लेम ऑर्किड के साथ जहर को बेअसर करने की विधि मिली। लेकिन ब्लड फ्लेम ऑर्किड ने पत्थर की विषाक्तता को केवल थोड़ा कम किया था और उसका दाहिना हाथ अभी भी धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति खो रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि ब्लड फ्लेम ऑर्किड का जहर भी फैलने लगा था। हर दिन दोपहर में उसके 3 एक्यू पॉइंट्स आग की तरह जलते, जिससे उसे असहनीय दर्द होता। अगर यह स्थिति जारी रहती तो उसे अपना ऊर्जा केंद्र नष्ट होने और अपनी सारी साधना का आधार खोने के परिणाम का सामना करना पड़ता। वह अभी भी अपना ऊर्जा केंद्र नष्ट होने की बात स्वीकार कर सकता था, क्योंकि इसका मतलब केवल यह था कि वह अब मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं कर सकता। हालांकि अगर उसका दाहिना हाथ अपंग हो गया तो उसका अल्केमिस्ट का रास्ता भी बंद हो जाएगा। यह उसके लिए किसी भी सूरत में अस्वीकार्य था, खासकर जब वह पहले स्तर का अल्केमिस्ट बन गया था। उसने इस पद के सम्मान, साथ ही दूसरों के भय और ईर्ष्या का आनंद लिया था, जिससे वह एक अल्केमिस्ट के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति से और भी ज्यादा चिपक गया था। कृपया मुझे बताएं कि इसे कैसे हल किया जाए, मैं आपसे विनती करता हूं। जयेश ने अपने बाएं हाथ से वीर का कंधा पकड़ा, कांपते हुए और लगभग रोते हुए। हॉल में अभी भी बहुत से लोग आ जा रहे थे और वे सभी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। हालांकि वे दूर से उनकी बातचीत नहीं सुन सकते थे, फिर भी जयेश के अजीब व्यवहार और उसके रोते हुए चेहरे ने कई नजरों को आकर्षित किया, जिससे भीड़ उस युवक की पहचान के बारे में अटकलें लगाने लगी। वीर ने अपने हाथ फैलाए और बनावटी हैरानी से कहा, अरे, मेरी सामग्री की सूची कहां है?
वह कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? जयेश एक पल के लिए चौंक गया और तुरंत अपना सिर उस रद्दी कागज की ओर घुमाया जिसे उसने मरोड़ दिया था। बेशक वह समझ गया कि वीर का क्या मतलब है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, वहां है, कृपया एक पल रुकें, मैं आपके लिए ले आता हूं। चौंकी हुई नजरों को नजरअंदाज करते हुए वह दौड़कर गया और कागज उठाने के लिए नीचे झुका। सभी तरह की आश्चर्यजनक टिप्पणियां उसके कानों में आ रही थीं। जयेश शर्म से लाल हो गया। काश जमीन में कोई छेद होता जिसमें वह छिप सकता। पहले मैं समाधान ले लूं और फिर मैं इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। उसने नफरत से दांत पीसे और उसकी आंखों में नाराजगी चमक उठी। लेकिन उसने सतह पर शांत रहने का नाटक किया। उसने सावधानी से कागज खोला और उसे वीर को सौंप दिया। वीर ने लापरवाही से कागज लिया और उस पर कुछ बार अपनी नाक साफ की, फिर उसे एक गेंद में मरोड़कर फेंक दिया। मुझे सूची में हर चीज के 10 हिस्से चाहिए और जब तुम उन सभी को ले आओ तो जालान अकादमी में मुझसे मिलने आना। मेरा नाम वीर राठौर है। तुम? जयेश को अपने पेट में ऐंठन और गुस्से का एक कंपन महसूस हुआ जब उसने दूर जमीन पर पड़ी मरोड़ी हुई सूची को देखा, जिस पर चिपचिपी नाक लगी हुई थी। वीर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसे घूरा। सम्मान दूसरों से मिलता नहीं, खुद कमाना पड़ता है, और तुमने मेरा सम्मान शुरुआत में ही खो दिया था। वीर के चेहरे पर जानलेवा इरादे की एक झलक आई और उसकी धीमी आवाज जयेश के कानों में गूंजी, अच्छा होगा कि तुम मुझसे कोई द्वेष न रखो। मुझसे दुश्मनी रखने वाले बहुत कम लोग ही इस दुनिया में जिंदा हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपनी जान वापस मिले और फिर तुम उसे गंवा दो। वैसे तुम्हारा दाहिना हाथ शायद सिर्फ 3 और दिन चलेगा। अगर तुम 3 दिनों में मेरी मांगी हुई चीजें नहीं ढूंढ पाए तो यह पूरी तरह से बेजान हो जाएगा। जब तक तुम किसी 9वें स्तर के अल्केमिस्ट सॉवरेन को नहीं ढूंढ लेते, तुम अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी क्राफ्टिंग नहीं कर पाओगे। वीर की आवाज धीमी थी, लेकिन उसने जयेश को डर से भर दिया, जिससे वह जोर जोर से कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और लगभग पागलों की तरह पूछा, 3 दिन? मैंने इनमें से ज्यादातर चीजों के बारे में सुना भी नहीं है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? एक हल्की मुस्कान के साथ वीर ने कहा, तुम एक चालाक आदमी हो और मुझे यकीन है कि तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। व्हाइट क्रीसेंट बैम्बू की पत्तियों और ग्रे वर्ल्ड जिनसेंग से एक औषधि बनाओ और उसे हर सुबह, दोपहर और शाम को पियो। यह तुम्हारे 3 एक्यूपॉइंट्स के दर्द को कम कर सकता है और तुम्हारे दाहिने हाथ को 2 और दिनों तक जिंदा रख सकता है। लेकिन सिर्फ 2 दिन। अगर तुम 5 दिनों में भी पर्याप्त सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। शुभकामनाएं। जयेश अपने मन में उन 2 जड़ी बूटियों के बारे में सोचने लगा और जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वीर गायब हो चुका था। उसका चेहरा तुरंत उतर गया और जब उसकी बाईं उंगलियां उसके मांस में ढंस गईं, तब भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह सिर्फ एक साधारण लड़का है, न तो योद्धा है और न ही अल्केमिस्ट। फिर भी मुझे उसके सामने कांपता हुआ डर क्यों महसूस हुआ? जयेश तुरंत शर्मिंदा और नाराज हो गया और मन ही मन गुर्राया। मैं तुम्हें कुछ और दिनों के लिए मनमानी करने दूंगा। जब मुझे समाधान मिल जाएगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। जालान अकादमी, वीर राठौर। वह शर्मिंदगी और नाराजगी के साथ नाक से सने कागज के टुकड़े की ओर बढ़ा। दूसरों की हैरान नजरों के नीचे उसने लाल चेहरे के साथ उसे उठाया, फिर उसे कहीं से निकाले हुए एक कपड़े में लपेटा और अपने जादुई थैले में रख लिया। आसपास की भीड़ ने सिर झुका लिया क्योंकि उन सभी ने उसके शरीर से निकलते गुस्से और जानलेवा इरादे को महसूस किया था। कुछ तो इतने डर गए थे कि वे बिखर गए और उन्होंने दोबारा उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। एल्केमिस्ट टावर की 3री मंजिल पर एक आलीशान दफ्तर के अंदर यह रहीं 10 किलो स्पिरिट क्रेन रूट्स और व्हाइट फीनिक्स ड्रैगन लॉट्स जो प्राइम मिनिस्टर राजेश ने मांगी थीं। ये बहुत कीमती हैं। इन्हें तुरंत प्राइम मिनिस्टर निवास ले जाओ और व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंप दो। ललित वर्मा ने सावधानी से लता को बताया। स्पिरिट क्रेन रूट्स, व्हाइट फीनिक्स ड्रैगन लॉट्स। लता एक पल के लिए जम गई और बड़बड़ाई, तो ये दोनों चीजें सच में होती हैं? क्या बात है, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? ललित वर्मा ने भौहें सिकोड़कर पूछा। लता जल्दी से होश में आई। मुझे माफ करें मिस्टर ललित, मेरा ध्यान भटक गया था। अभी
एक किशोर ने मुझे सामग्री की एक सूची दी थी और उन्हें खोजने के लिए कहा था, लेकिन मैं उनमें से किसी भी चीज को नहीं जानती थी। मुझे लगा कि वह सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रहा था। उनमें स्पिरिट क्रेन रूट्स और व्हाइट फीनिक्स ड्रैगन लोटस भी थे। एक किशोर, ललित वर्मा एक पल के लिए सोच में डूब गए। ये दोनों जड़ी बूटियां योद्धाओं की ताकत सुधारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वह सूची अब कहां है? जब आपने मुझे ऊपर आने के लिए कहा तो मैंने वह सूची मिस्टर जयेश को दे दी थी और उन्होंने वह उस किशोर को लौटा दी थी, लता ने सावधानी से जवाब दिया। ओह, ललित वर्मा थोड़े निराश हुए। क्या तुम्हें याद है कि सूची में और क्या था? लता ने याद करने की पूरी कोशिश की। इंक, फेदर घोस्ट फ्लावर, नेदर फ्रूट, वैक्यूम नेक्टर, शिवा फ्लावर, फेरी बर्ड। जैसे जैसे वह सूची में दी गई सामग्रियों को एक एक करके पढ़ती गई, ललित वर्मा का भाव संदेह से आश्चर्य, फिर सदमे और अंत में खालीपन में बदल गया। कुछ और भी थीं, लेकिन मुझे वे याद नहीं है। लता की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। आखिरकार उसने सूची पर केवल एक त्वरित नजर डाली थी और यह आश्चर्यजनक था कि उसे उनमें से इतनी सारी याद थीं। ललित वर्मा होश में आए, फिर जल्दी से एक कागज निकाला और सभी सामग्रियों को लिख लिया। क्या उस किशोर ने अपना नाम या संपर्क जानकारी छोड़ी थी? लता ने सिर हिलाया। उसका दिल सदमे से भर गया था। यह किशोर कौन है? मिस्टर ललित उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? मिस्टर ललित, उसने सावधानी से पूछा। मैं 3 साल से ज्यादा समय से अल्केमिस्ट एसोसिएशन में काम कर रही हूं, लेकिन मैंने इन चीजों के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? अधूरी सूची को देखते हुए ललित वर्मा ने आह भरी। सूची में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में मैंने भी कभी नहीं सुना, लेकिन जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो मुझे ऐसा आभास होता है कि वे एक बहुत शक्तिशाली औषधि बनाएंगी, जो उन योद्धाओं के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपनी साधना का आधार सुधारना चाहते हैं। मिस्टर ललित ने भी उनके बारे में कभी नहीं सुना। लता ने आश्चर्य में अपने लाल होठों पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। मिस्टर ललित, क्या यह संभव है कि यह सूची बकवास से भरी हो? ललित वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, कुछ जड़ी बूटियों का संयोजन इतना रहस्यमय है कि मैं कम समय में उनके बीच के संबंध को समझ नहीं सकता। अगर वह किशोर अगली बार फिर आए तो सुनिश्चित करना कि तुम उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढो और मुझे जितनी जल्दी हो सके सूचित करो। जी, मिस्टर ललित। सदमे और बेचैनी के साथ लता ने स्टोरेज बैग लिया और चली गई। जयेश के लिए उन सामग्रियों को ढूंढना अपेक्षाकृत मुश्किल है। मैं पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। वीर ने अकेले सड़क पर चलते हुए मन ही मन सोचा। अपने हाथ में स्टोरेज रिंग को देखते हुए उसने अपनी दिव्य चेतना की एक किरण उसमें भेजी। अंदर हर तरह की चीजों से भरा हुआ था। यह सब क्या कबाड़ है? एक सम्मोहन औषधि भी? ओह, अब मुझे याद आया। मैंने इसे पिछली बार चुपके से खरीदा था, लेकिन कभी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। उसने एक छोटी बोतल फेंक दी और एक बड़ी काली तलवार निकाली। उसके वजन से थोड़ा हैरान हुआ। यही एकमात्र उपयोगी चीज है। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ खुद से कहा, इसका वजन 32 किलो और 7 तोला है। मैं इसे मुश्किल से उठा पा रहा हूं। मुझे अपनी तलवार स्टार्स स्लेयर की कितनी याद आती है। पता नहीं वह अब कहां है। खैर, जब तक मैं अपने साथ चक्र नहीं खोल लेता तब तक मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। वीर ने भारी तलवार अपने कंधे पर रखी और जालान अकादमी की ओर सड़क पर चलने लगा। जब मैं अपनी मौलिक ऊर्जा को संघनित कर लूंगा तो मैं अपने लिए एक हथियार बनाऊंगा। जब तक वह अकादमी पहुंचा, वह थकान से हाँफ रहा था। लंगूर चेतन, मोटू हर्ष, क्या तुम लोग गेट पर मेरा स्वागत कर रहे हो? अकादमी के मुख्य द्वार पर उसके करीबी दोस्त चेतन और हर्ष चिंता में चक्कर काट रहे थे। यंग मास्टर वीर, आप कहां थे? चेतन वीर को देखते ही चिल्लाया। हमने आपको हर जगह ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। लंगूर चेतन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर धीरज चेतन के पीछे से निकला। उसे एक क्रूर मुस्कान के साथ घूरते हुए कहा, यह मत कहना कि तुम बॉस करण का विरोध करना चाहते हो। चेतन का चेहरा उतर गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, अपने मालिक के नाम पर मुझे डराना बंद करो। मैं सिर्फ टीचर लावण्या का संदेश पहुंचा रहा हूं। यंग मास्टर वीर, अगली क्लास। चुप रहो। धीरज ने एक जोर की चीख के साथ उसकी बात काट दी
और चेतन पर झपट पड़ा। उसकी पांचों उंगलियां एक बाज के पंजे की तरह उसके गले की ओर बढ़ीं। चेतन का चेहरा गिर गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। धीरज पहले से ही एक प्रशिक्षु योद्धा था जिसने 4 चक्र खोल लिए थे, जिसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। धीरज, हमें ज्यादा परेशान मत करो। एक तरफ से देख रहा हर्ष अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह आगे बढ़ा और धीरज के बाज के पंजे पर एक घूंसे से वार किया। वे दोनों प्रशिक्षु योद्धा थे जिन्होंने 4 चक्र खोल लिए थे, इसलिए वे ताकत में बराबर थे। नतीजतन जब उनके हमले टकराए तो उनके शरीर हिल गए और वे एक ही समय में पीछे हट गए। मोटू हर्ष, दोबारा हमला करने की हिम्मत मत करना। धीरज के बगल में एक आदमी प्रकट हुआ। अपनी छाती पर हाथ बांधकर उसने गर्व से कहा, मैंने, रोहित ने, पिछले हफ्ते ही 5 चक्र खोले हैं और मैं चिंतित था कि मेरे पास अभ्यास करने के लिए कोई नहीं है। खैर मोटू चेतन, मैं अब तुम्हें अपने लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा कि 4 और 5 चक्र खोलने वाले के बीच कितना अंतर होता है। हाँ, अंतर यह है कि तुम सिर्फ एक घूंसे में उसके सारे दांत तोड़ सकते हो। धीरज हंसा और चेतन और हर्ष की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें यहां से निकलने के लिए 3 मिनट देता हूं। इस समय गेट के आसपास कई छात्र इकट्ठा हो गए थे। सभी यह देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। वे सभी आपस में इशारे कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। चेतन और हर्ष के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। अचानक उनके पीछे से राजकुमारी रूपाली की बर्फीली आवाज आई, मैं देखना चाहूंगी कि तुम हमें यहां से कैसे निकालते हो। उसने गुस्से में आगे कहा, मैं वीर को बताने जा रही हूं कि उसे टीचर लावण्या की अगली क्लास में जरूर आना चाहिए। तुम मेरा क्या कर सकते हो। धीरज और रोहित के चेहरे उतर गए क्योंकि वे राजकुमारी को नाराज नहीं कर सकते थे। उन कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए धीरज ने कहा, लंगूर चेतन, मोटू हर्ष और तुम कबाड़ के टुकड़े, इस बार अपनी किस्मत अच्छी समझो, चलो। उसने हाथ हिलाया और रोहित के साथ जाने ही वाला था। हालांकि रोहित धीरज से ज्यादा मजबूत था, लेकिन धीरज का परिवार रोहित के परिवार से ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वह अभी भी कर्ण के चमच्चों के समूह में एक निचले पद पर था। मुझे लगा कि यह कोई बड़ी बात थी। तुम्हें इसे इतना रहस्यमय बनाने की क्या जरूरत है। वीर ने अपनी नाक को छुआ। अगर टीचर लावण्या उसे सजा नहीं भी देती तो भी उसने खुद गुरुत्वाकर्षण कक्ष में अभ्यास करने की योजना बनाई थी। क्यों? इतना हंगामा करने के बाद तुम बस ऐसे ही जाना चाहते हो? धीरज रुक गया। उसकी पुतलियां थोड़ी फैल गईं। क्या तुम कचरे के टुकड़े को कोई समस्या है? वीर ने भारी तलवार की मूठ पर अपना हाथ रखा और कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि 5 चक्र खोलने वाले और जिसके पास एक भी चक्र नहीं है उसके बीच कितना बड़ा अंतर होता है। धीरज, रूपाली और अन्य लोग चौंक गए और फिर रूपाली बोल पड़ी, वीर तुम। हाँ, दिलचस्प। धीरज ने रूपाली की बात को हंसी से काट दिया। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने जमीन पर लात मारी और खुद को आगे बढ़ाया, हंसते हुए और वीर के सिर पर एक घूंसा मारते हुए। इस बदमाश की हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा बयान देने की? धीरज का दिल तिरस्कार और व्यंग्य से भरा था, खासकर जब उसने वीर की प्रतिष्ठित हैसियत के बारे में सोचा। सूर्यगढ़ राज्य के सैन्य के सबसे मजबूत परिवार, ली परिवार का सबसे बड़ा पोता, इतने खास किसी को पीटने के विचार ने उसे एक असामान्य आनंद से भर दिया। और जब उसकी मुट्ठी लक्ष्य पर लगने वाली थी तो वह परमानंद की कगार पर था। संभल कर, चेतन और अन्य 2 चिल्लाए। वीर को बचाने के लिए उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। रूपाली इतनी डर गई थी कि उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और पीली पड़ गई। वीर सिर्फ एक साधारण आदमी था। वह 4 चक्र खोलने वाले एक प्रशिक्षु योद्धा के घूंसे का सामना कैसे कर सकता था? धड़ाम! सबने एक धीमी धमक सुनी जब धीरज का शरीर अचानक वीर के सामने जम गया। उसकी मुट्ठी बाहर निकल गई थी और वीर के कनपटी पर दबी हुई थी। हालांकि वीर का चेहरा हमेशा की तरह शांत था, जिसमें दर्द का जरा सा भी संकेत नहीं था। यह नहीं हो सकता। रोहित की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने एक पल में पाया कि धीरज की मुट्ठी वीर के चेहरे पर नहीं लगी थी, बल्कि आधा सेंटीमीटर दूर थी। आऊ! एक दर्द भरी चीख हवा में गूंजी
जिसने सुनने वालों के कान के पर्दे लगभग फाड़ दिए। उस कांपती हुई चीख से हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि आवाज का मालिक कितने दर्द से गुजर रहा है। जिस बात ने सभी के हाव भाव बदल दिए वह यह थी कि आवाज धीरज के मुंह से निकली थी। चूंकि उसकी पीठ भीड़ की ओर थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने बस इतना देखा कि उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और फिर धीरे धीरे जमीन की ओर गिरने लगा। धीरज! जैसे ही रोहित ने एक भयानक चीख मारी, धीरज आखिरकार जमीन पर गिर गया। उसके कांपते हाथ उसके गुप्तांग पर थे और उसका शरीर बुरी तरह ऐंठ रहा था। इस बीच वह एक बूछड़खाने में एक सुअर की तरह रोता और चिल्लाता रहा। तभी सबने देखा कि वीर ने धीरे धीरे अपना दाहिना पैर नीचे किया। पता चला कि उसने धीरज को सबसे कमजोर जगह पर लात मारी थी। सबकी आंखों में सदमे और डर को देखते हुए वीर ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए और एक मासूम चेहरे के साथ कहा, आप सबने देखा कि वह मुझे मारने के लिए दौड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना दाहिना घुटना ऊपर उठाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ही इसमें आकर टकरा जाएगा। हे, कितनी बुरी किस्मत है। तो यह एक घुटने का वार था। कितना बेरहम लड़का है। वहां मौजूद सभी पुरुष छात्र कांप उठे और अनजाने में अपने हाथ अपने गुप्तांगों के सामने रख लिए। नहीं, कृपया नहीं, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे बख्श दो, यंग मास्टर वीर। रोहित ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वीर राठौर, तुम बहुत शातिर हो। तुम अपने सहपाठी के खिलाफ इतनी घटिया चाल कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते, वीर ने मासूमियत से कहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह मुझसे टकराया। यहां कम से कम कुछ दर्जन छात्र हैं जो मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। तुम। रोहित इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जो हुआ वह वैसा ही लग रहा था जैसा वीर ने कहा था, और यहां तक कि उसे भी इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा था। लेकिन ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? वहां मौजूद सभी के मन में एक ही विचार था। हां, वह लड़का खुद ही घुटने से टकरा गया। कितना अजीब आदमी है, किसी को मारने की कोशिश कर रहा था और अंत में अपना पुरुषत्व ही बर्बाद कर बैठा। यह सच में अनसुना है। तुम्हारा बहाना चाहे जो भी हो, तुम इससे बच नहीं सकते, रोहित ने गुस्से से कहा। आज मैं तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं धीरज का बदला लूंगा। उसका शरीर चमका और वह आगे बढ़ा। हालांकि वह कुछ डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने धीरज की तरह सामने से हमला नहीं किया, बल्कि बगल में मुड़कर अपना घूंसा फेंका। घूंसा 1000 किलो से ज्यादा की ताकत के साथ हवा में सनसनाया। कितना शक्तिशाली घूंसा है। यह लड़का तो बहुत मजबूत है। वह दूसरा लड़का अब मुसीबत में है। 7 चक्रों में 5वां चक्र एक बाधा होता है। इसे तोड़ने के बाद एक प्रशिक्षु योद्धा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके घूंसे में 1000 किलो से ज्यादा की ताकत है। लगता है इसने अभी अभी 5वां चक्र खोला है, लेकिन यह भी उस लड़के को मुश्किल में डालने के लिए काफी है। वीर, रास्ते से हट जाओ, हर्ष घबराहट में चिल्लाया और बचाव के लिए अपनी मुट्ठियां घुमाई। हालांकि वह रोहित का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन घूंसा ज्यादा से ज्यादा उसकी हड्डी तोड़ देता। लेकिन अगर वीर जैसे कमजोर किसी को यह लगता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। खट! वीर ने जमीन में घड़ी काली लोहे की तलवार की मूठ को पकड़ा और उसे अपने सामने उठा लिया, जिसकी नोक सीधे रोहित की ओर थी। लेकिन तलवार उसके लिए इतनी भारी थी कि वह थका हुआ और अस्थिर लग रहा था, जैसे हवा का एक झोंका उसे गिरा देगा। धड़ाम! तलवार से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई जब रोहित का घूंसा सीधे ब्लेड पर ठीक तेज धार पर लगा। नहीं, कृपया नहीं, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे बख्श दो, यंग मास्टर वीर। एक तीखी चीख हवा में गूंजी और वहां मौजूद सभी ने देखा कि रोहित अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी मुट्ठी को ढंके हुए है और खून टपक रहा है। उसके दाहिने हाथ से एक असहनीय दर्द उठा और जिसने उसे और भी ज्यादा डरा दिया वह यह था कि उसकी उंगलियां वार के नीचे टूट गई थीं। हर्ष अपने हमले के बीच में ही पूरी तरह रुक गया। वह भी हक्का बक्का रह गया था। क्या हुआ? अब तक एक मूर्ख भी समझ गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। यह क्या हो रहा है? क्या वह सोचता है कि वह सिर्फ इसलिए तलवार के खिलाफ अपने मांस का उपयोग कर सकता है क्योंकि वह मौलिक ऊर्जा वाला एक योद्धा है?
दुनिया में ऐसा मूर्ख कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि तलवार वाले उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन उस लड़के के पास स्पष्ट रूप से कोई मौलिक ऊर्जा नहीं है। तुम देखो, सिर्फ एक काली लोहे की तलवार पकड़ना ही उसे इतना थका हुआ दिखाने के लिए काफी है। इसके अलावा मैंने देखा कि यह रोहित ही था जिसने अपनी मुट्ठी तलवार की नोक पर फेंकी। हाँ, यह पिछले लड़के जैसा ही है। कितना अजीब है। देखने वाले सभी आश्चर्य में चर्चा कर रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से अपनी आंखों से पूरे परिदृश्य के पीछे के रहस्य को नहीं देख सकते थे। हालांकि वीर ने अपनी सारी ताकत खो दी थी, फिर भी उसके पास एक मार्शल सोवरेन की पारखी आंखें थीं, जो कभी साधना के शिखर पर खड़ा था। उसने बस रोहित के घूंसे का समय पहले से ही भांप लिया था, और जब वह अपनी दिशा नहीं बदल सकता था तो उसने तलवार की नोक उसकी मुट्ठी के सामने रख दी थी। अगर मैं कुछ प्रशिक्षु योद्धाओं से भी छुटकारा नहीं पा सकता तो मुझे खुद को मार लेना चाहिए, उसने ठंडक से सोचा और भारी तलवार अपने कंधे पर रखकर रोहित की ओर बढ़ा। चूंकि तुमने मेरे दोस्तों पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी दोनों मुट्ठियां बेकार कर दूंगा। जब तक उसने बात खत्म की, उसने तलवार जोर से नीचे गिराई। रोहित ने खतरे को महसूस किया, लेकिन यह देखकर डर गया कि तलवार धीमी लगने के बावजूद उसकी सभी कमजोरियों और भागने के रास्तों को ढंक चुकी थी। ऐसा था जैसे उसने अपनी सारी कमजोरियां उजागर कर दी हों और वह काटने के लिए इंतजार कर रहा हो। उसने इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था, यहां तक कि उन योद्धाओं के सामने भी नहीं। नहीं, कृपया नहीं, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे बख्श दो, यंग मास्टर वीर। बड़ी तलवार सीधे उसकी बाईं मुट्ठी पर लगी, जिससे खून का एक बादल फट गया। अब उसके दोनों हाथ खून से लथपथ थे। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट करने दो। नहीं, कृपया नहीं, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे बख्श दो, यंग मास्टर वीर। धड़ाम! तलवार रोहित के गुप्तांग पर लगी, जिससे एक जोर की धमक पैदा हुई, जिसने वहां मौजूद सभी पुरुष छात्रों को अनियंत्रित रूप से कंपा दिया। उनके शरीर ठंडे पड़ गए। भाई, वह लड़का बस वहीं क्यों खड़ा रहा और उसे काटने दिया? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए। यह लड़का बहुत बेरहम है, हमें अभी चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम मुसीबत में पड़ जाएं। मेरा गुप्तांग अब पेशाब से गीला हो गया है, चलो। और तुम? वीर जमीन पर लौट रहे धीरज के पास गया और फिर से तलवार से उसके दोनों हाथों की नाड़ियों को काट दिया। रोहित की तरह धीरज भी तुरंत दर्द से बेहोश हो गया। वीर राठौर, क्या तुम सच में वीर राठौर हो? तभी रूपाली होश में आई, अविश्वास से दृश्य को देखते हुए। यंग मास्टर वीर, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी नाड़ियां खुल गई हैं और आपके चक्र खुल गए हैं? चेतन ने उत्साहित होकर कहा। वीर ने सिर हिलाया और आह भरी। यह इतना आसान नहीं है। चेतन कुछ भ्रमित था। उसने जमीन पर पड़े दो बेहोश लड़कों की ओर इशारा किया और पूछा, तो यह क्या हो रहा है? यह जानते हुए कि वह उन्हें समझा नहीं सकता, वीर हंसा और कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि वे खुद ही मुझसे टकरा गए? चेतन अवाक रह गया। वे खुद ही आपसे टकरा गए? हाँ, लेकिन यह इतना... वीर ने हाथ हिलाकर उसकी बात काट दी। खैर, तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। मैं अपने छात्रावास में वापस जा रहा हूं। जब अकादमी इस मामले की जांच करेगी तो यहां बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। जब उसने बात खत्म कर ली तो उसने बड़ी तलवार अपने कंधे पर रखी और छात्रावास की ओर चल पड़ा। यह... चेतन एक पल के लिए चौंक गया और महसूस किया कि वीर अचानक बहुत ज्यादा बदल गया है। न केवल ताकत के मामले में, बल्कि उसका स्वभाव भी अतीत से पूरी तरह अलग था। वीर, भले ही हम तुम्हारे लिए गवाही दें, तथ्य यह है कि तुमने उन्हें अपनी तलवार से अपंग कर दिया है। शायद तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत लाएगा। रूपाली अचानक चिल्लाई। धीरज का परिवार और रोहित का परिवार हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ मतभेद में रहे हैं और मुझे डर है कि वे इस घटना का फायदा उठाएंगे। वीर का शरीर थोड़ा रुका, फिर वह हंसा और बिना सिर घुमाए कहा, अगर वे मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो मैं उनके पुरुषत्व को भी नष्ट कर दूंगा, एक एक करके।
रूपाली का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में अपने पैर पटके। यह वीर राठौर कितना अशिष्ट है, और वह अचानक इतना क्यों बदल गया? उसने इतनी मुसीबत खड़ी कर दी है और फिर भी वह ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह मुझे परेशान कर रहा है। धीरज और रोहित वास्तव में धीरज के परिवार और रोहित के परिवार से हैं, लेकिन वे मुख्य वंशज नहीं हैं, हर्ष ने सोचते हुए कहा। यंग मास्टर वीर की हैसियत के साथ उन्हें अपंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार से न्याय मांगने की हिम्मत करेंगे। मुझे बस चिंता है कि वे सीधे यंग मास्टर वीर के पीछे जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वह बहुत बड़े खतरे में होगा, चेतन ने कहा। वे अकादमी में इतने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेंगे। अकादमी में एक छात्र को मारने के लिए किसी को भेजना उन्हें ली परिवार को नाराज करने से भी ज्यादा तेजी से मरवा देगा। बाहरी लोग निश्चित रूप से अकादमी में किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, हर्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन अगर यह दूसरे छात्र हैं तो अकादमी बस आंखें मूंद लेगी। रूपाली का चेहरा उतर गया। तुम्हारा मतलब करण से है? हर्ष ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हर कोई जानता है कि धीरज करण का आदमी है, और करण ने अपना 7वां चक्र खोल लिया है, जो मौलिक ऊर्जा को संघनित करने और एक योद्धा बनने की कगार पर है। रूपाली और चेतन के चेहरे गंभीर हो गए। योद्धा और प्रशिक्षु योद्धा दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। इस तथ्य का उल्लेख नहीं कि वीर एक प्रशिक्षु योद्धा भी नहीं था। उन तीनों ने थोड़ी देर चर्चा की, लेकिन वे कोई समाधान नहीं निकाल सके। अंत में वे आहें भरते हुए उस जगह से चले गए। जालान अकादमी के छात्र या तो पूरे राज्य से चुने गए सर्वश्रेष्ठ किशोर थे, या वीर राठौर जैसे गणमान्य व्यक्तियों के बच्चे थे। इसलिए वहां लगभग उतने ही जीनियस थे जितने की मूर्ख थे। सूर्यगढ़ राज्य की सेना में ली परिवार की बहुत बड़ी शक्ति थी। इसलिए हालांकि वीर को उसके शरीर के कारण उसके परिवार ने लंबे समय से त्याग दिया था, फिर भी अकादमी में उसका एक अलग छात्रावास था, जिसमें एक अलग साधना कक्ष भी था। फ्यू! वीर ने लापरवाही से काली लोहे की तलवार जमीन पर गिरा दी, फिर अपनी भुजाएं घुमाना और अपने पैर दबाना शुरू कर दिया। अपनी हड्डियों और मांसपेशियों का व्यायाम करने के लिए सभी तरह की मुद्राएं करने लगा। यह शरीर बहुत कमजोर है, मुझे इसे जल्द से जल्द मजबूत बनाना होगा। टायरेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक दुनिया की सबसे मजबूत शरीर शोधन तकनीक है। मेरे पिछले जीवन में जब मुझे यह मिली तो बहुत देर हो चुकी थी, और इससे पहले कि मैं इसकी साधना कर पाता, मैं मर गया। खैर, अब इसकी साधना शुरू करने का सही समय है। उसने एक गहरी चीख निकाली और मौके पर ही बैठ गया, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे आगे की ओर झुक गया। फिर उसका ऊपरी शरीर अचानक पीछे की ओर मुड़ गया। उसके हाथ उसके पैरों के पिछले हिस्से को छू रहे थे और एक वृत्त बना रहे थे। जैसे ही उससे एक अजीब आभा फैली। हाँ, उसकी कमर से उसके सिर में एक भयानक दर्द उठा, जैसे कोई तेज चाकू उसके शरीर को चीर रहा हो। वीर अब और दर्द सहन नहीं कर सका। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया। उसका ऊपरी शरीर तुरंत वापस उछल गया और उसने अपना संतुलन खो दिया। लड़खड़ाने से पहले वह कई कदम पीछे हट गया और जमीन पर बैठ गया। यह साधना तकनीक इतनी असामान्य क्यों है? मुझे लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर फटने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्रचंड इतना मजबूत है। सिर्फ शुरुआत करने में ही इतनी पीड़ा हो रही है। प्रचंड मार्शल सॉवरेन को 10 पदवीधारी मार्शल सॉवरेनों में सबसे मजबूत माना जाता था। वीर ने यह शरीर शोधन तकनीक प्रचंड से संयोग से प्राप्त की थी। उसने कभी किसी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं की और इसे गुप्त रूप से अभ्यास करने का इरादा किया था। लेकिन किसे पता था कि शुरू करने से पहले ही वह मायागिरी पर्वत में मर जाएगा। इस तकनीक के साथ भले ही मैं कोई चक्र न खोल पाऊं, यह मुझे मार्शल सोवरेन स्तर तक साधना करने के लिए काफी होगा। वीर ने एक गहरी सांस ली और एक गहरी चीख के साथ अपने ऊपरी शरीर को एक बार फिर पीछे की ओर झुकाया। हर वह व्यक्ति जिसने साधना के शिखर को छुआ था, उसके पास अद्भुत दृढ़ता थी। हालांकि प्रतिभा महत्वपूर्ण थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था कभी हार न मानने का साहस और संकल्प। टायरेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक का पहला स्टाइल, मून एंड सन। उसने फिर से अपने शरीर को एक वृत्त में झुकाया।
जबरदस्त खिंचाव बल ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके शरीर को घोड़ों द्वारा चीर दिया जा रहा हो, जबकि उसकी मांसपेशियों और हड्डी का हर इंच टूटने लगा। धड़ाम! इस बार वह 5 सेकंड तक टिका रहा, इससे पहले कि उसे फेंक दिया गया और वह सीधे दीवार से जा टकराया। उसके अंदरूनी हिस्से इतने हिल गए थे कि उसका खून जोर जोर से उबलने लगा, जिससे उसने एक मुंह खून उगल दिया। फिर से उसने एक जोर की चीख मारी। 2 असफलताओं ने उसके अंदर के गौरव को जगा दिया था। अगर वह प्रचंड इसकी साधना कर सकता है तो मैं उससे बेहतर करूंगा। हालांकि प्रचंड की ताकत को 10 पदवीधारी मार्शल सॉवरेनों में सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरों से अपनी हीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वे सभी गौरवशाली व्यक्ति थे जो दुनिया के हर प्राणी को नीची नजर से देखते थे। मून एंड सन स्टाइल। एक दिन बाद अकादमी के गुरुत्वाकर्षण साधना हॉल में नीले पत्थर की ईंटों से पक्की जमीन पर कई टेलीपोर्टेशन एरे खुदे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर जाता था। छात्र एरे में एक प्राइमोर्डियल स्टोन रखकर सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकते थे। ये एरे कई एकड़ भूमि में फैले हुए थे और केवल एक राज्य की राजधानी में ही इस तरह का साधना स्थल बनाने की ताकत थी। दर्जनों एरे के केंद्र में एक ऊंचा हजारों मीटर वर्गाकार मंच था। यह सभी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का वापसी बिंदु था। वीर ने आते जाते छात्रों और उनके युवा चेहरों को देखा। उसके विचार दशकों पहले चले गए। उस समय वह सिर्फ एक साधारण छात्र था। यहाँ के सभी छात्रों की तरह वह नायकों की किंवदंतियों को सुनता और सबसे मजबूत बनने की राह पर आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करता था। यहाँ स्वेच्छा से आने वाले अधिकांश छात्र गरीब परिवारों के बच्चे थे। वे सिर्फ यह उम्मीद करते थे कि वे एक दिन राज्य के योद्धा बन सकें, भीड़ से ऊपर उठ सकें और अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर सकें। हर कोई ऊंचे मनोबल के साथ बाहर स्थानांतरित होता और फिर जमे हुए बैंगन की तरह निराश और हताश होकर लौटता। हर कोई अपने में मग्न था और बहुत कम लोग बात करते थे। कभी कभी जब वे वीर को शानदार कपड़ों में देखते तो वे सभी हैरान रह जाते। वीर ने 10 गुना शब्दों से चिह्नित एक पीले एरे में कदम रखा और उसमें एक प्राइमोर्डियल स्टोन डाल दिया। तुरंत एरे से एक पीली रोशनी उठी और उसे लपेट लिया। जल्द ही उसका शरीर धुंधला हो गया और हॉल से गायब हो गया। अगले ही पल जैसे ही वह अपने गंतव्य पर पहुंचा, उसने जमीन से एक जबरदस्त खिंचाव बल महसूस किया। उसका पूरा शरीर एक पल में ढह गया। उसका सारा मांस और खून एक साथ दब गया। हाँ हाँ, वीर सांस के लिए हांफने लगा। वह मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन उसके ऊपरी शरीर में खून की गंभीर कमी के कारण वह असामान्य रूप से पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर थोड़ा विकृत हो गया। उसने खुद को सीधा खड़ा किया और चारों ओर देखा। पूरा 10 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण साधना हॉल से भी बड़ा था, जो 001 से 200 तक क्रमांकित कई साधना कक्षों में विभाजित था। चूंकि जालान अकादमी में हजारों छात्र थे, 200 साधना कक्ष उतने ज्यादा नहीं थे। बहुत से ऐसे छात्र थे जिनके पास इस समय कोई कक्ष नहीं था और वे इसके बजाय सार्वजनिक क्षेत्र में ध्यान लगाकर इंतजार कर रहे थे। वीर ने जल्दी से अपनी दिव्य चेतना से आसपास का जायजा लिया और फिर हांफते हुए कक्ष 013 की ओर चल पड़ा। उसके हर कदम में उसकी लगभग सारी ताकत लग रही थी और उसके पूरे शरीर के रोम छिद्र गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के नीचे नाटकीय रूप से खुल और बंद हो रहे थे, जबकि वह अनायास सांस ले रहा था। मुझे जल्द से जल्द मून एंड सन स्टाइल में महारत हासिल करनी होगी, ताकि यह शरीर मेरी नाड़ियों को तोड़ने के लिए दवा के उपयोग को सहन कर सके। उसे कक्ष 013 तक जाने में आधे मिनट से ज्यादा लग गया। जैसे ही वह पहुंच रहा था, दरवाजा अचानक खुला और एक पीला पसीने से लथपथ छात्र कक्ष से बाहर निकला। जैसे ही उसने वीर को देखा, छात्र थोड़ा चौंक गया और तुरंत अपना सिर झुकाकर टेलीपोर्टेशन एरे की दिशा में चल पड़ा। एक खाली कक्ष मिलना आसान नहीं है। इस लड़के ने इसे कैसे ले लिया? हम एक के बाहर आने के लिए दिन के ज्यादातर समय से इंतजार कर रहे हैं। यह नया लड़का इतना भाग्यशाली क्यों था? हाँ, ऐसा लगा जैसे उसे पता था कि 013 का छात्र बाहर आने वाला है। यह लड़का कौन है?
मुझे उससे कोई मौलिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं हो रहा है? क्या मजाक कर रहे हो? मौलिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की अनुपस्थिति का मतलब है कि उसने अभी तक एक भी चक्र नहीं खोला है। एक आम व्यक्ति 10 गुना गुरुत्वाकर्षण का सामना कैसे कर सकता है? जैसे ही वीर कक्ष 013 में कदम रखने वाला था, एक हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसे रोक दिया। एक छात्र मुस्कुराता हुआ और सफेद चोगे में उसके सामने खड़ा था। मेरा नाम युवराज है और मैंने 7 चक्र खोले हैं। तुम यहां नए हो, है ना छोटे भाई? ये कक्ष मुझे दे दो। वीर ने ऊपर देखा और ठंडक से कहा, मेरा सिर देगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। युवराज का चेहरा उतर गया, लेकिन गुस्से के एक झोंके के बाद उसे कुछ याद आ गया। उसने चुपके से अपने पीछे देखा और अपना संयम वापस पाते हुए कहा, तुम यहां नए लगते हो, आज मेरा मान रख लो। अगर तुम्हें कॉलेज में किसी मदद की जरूरत हो तो बस मेरा नाम ले लेना, मेरा सिर लेना। अब तुम हटोगे या नहीं? युवराज का चेहरा आखिरकार गुस्से से लाल हो गया, यहां तक कि थोड़ा काला भी पड़ गया। किसी ने भी उसे इस तरह से मना करने की हिम्मत नहीं की थी। वह गुस्से से हंसा और कहा, हाँ, तुम में हिम्मत है। तुम एक फिसड्डी जिसके पास मौलिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी नहीं है, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? खैर, आज मैं तुम्हें कुछ नियम सिखाऊंगा जो एक नए छात्र को मानने चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके शरीर की आभा अचानक बढ़ गई, जिससे एक हल्का दबाव बना जो वीर की ओर फटा। मौलिक ऊर्जा? क्या युवराज ने मौलिक ऊर्जा को संघनित कर लिया है और योद्धा बन गया है? सार्वजनिक क्षेत्र में आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी और तुरंत सभी की आंखें आकर्षित की। सभी के चेहरे पर आश्चर्य था। कितनी अद्भुत प्रतिभा है! कहा जाता है कि उसने पिछले हफ्ते ही 7वां चक्र खोला था। आमतौर पर मौलिक ऊर्जा को संघनित करने में महीनों लग जाते हैं और फिर भी उसने 7 दिनों में कर लिया। मुझे ऐसा नहीं लगता वह अभी तक एक योद्धा नहीं बना है। अगर वह योद्धा बन गया होता तो उसके शरीर में केवल दबाव के बजाय मौलिक ऊर्जा की चमक होनी चाहिए। फिर भी वह बस बहुत बढ़िया है। मेरी राय में वह ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में वास्तव में योद्धा बन जाएगा। मेरा आज मूड अच्छा है बच्चे, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी सारी पसलियां तोड़ दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जैसे ही उसने अपने चारों ओर की हैरान बातचीत सुनी, युवराज को गर्व की एक लहर महसूस हुई। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था, खासकर अब जब वह सुंदर लड़की जिसे वह लुभाना चाहता था उसके पीछे खड़ी थी। उसकी मुट्ठी में एक बल बनने लगा। उसने अपनी मुट्ठी बाहर फेंकी। उसकी भुजा ऐसे चटक रही थी जैसे अंदर फलियां भुनी जा रही हों। घूंसे से एक शक्तिशाली हवा का झोंका फैला और वह एक जंगली बाघ की तरह वीर की ओर उड़ा। टाइगर पंच बुरा नहीं है, हालांकि यह तकनीक सिर्फ एक जंगली बाघ की गति के बारे में नहीं है, बल्कि एक घातक प्रहार करने के समय के बारे में भी है। तुम्हारे पास रूप है, लेकिन सार की कमी है। जैसे ही सभी ने वीर के लिए ठंडी सांस भरी, उसने एक शिक्षक की तरह युवराज के हमले पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया, जो एक छात्र का मार्गदर्शन कर रहा हो। क्या इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है? 7 चक्र खोलने वाले एक मजबूत छात्र द्वारा फेंके गए घूंसे के सामने उसका मजाक उड़ाने का मन कैसे हो सकता है? एक छात्र ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वह मजाक उड़ा रहा है। हालांकि वह कुछ घमंडी है, लेकिन उसकी बात में दम है। दूसरे छात्र ने सोचते हुए कहा। उनके बगल में एक छात्र ने सिर हिलाया और कहा, उसकी बात में दम हो या ना हो, वह एक 7 चक्र वाले छात्र के घूंसे से कैसे बच सकता है? जब तक उसके पास एक योद्धा की ताकत ना हो, उसे भुगतना पड़ेगा। युवराज इतना गुस्से में था कि उसने अपनी मुट्ठी में और ताकत झोंक दी। शुरू में वह सिर्फ वीर को घायल करना चाहता था, लेकिन अब उसने इस दिखावा करने वाले बदमाश को घूंसे से अपंग करने का फैसला कर लिया था। हाँ, वीर ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए चीख मारी और अपनी उंगलियों को पंजे में मोड़कर अपनी छाती के सामने रखा। एक ड्रैगन का रूप धारण किया, जिसने सब कुछ निगलने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोला। ऐसा लगा जैसे हर किसी के कानों में एक दहाड़ते हुए ड्रैगन का भ्रम पैदा हो गया हो। युवराज की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके टाइगर पंच ने पहले ही वीर के पूरे शरीर को ढक लिया था
और उससे बचना असंभव था। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर सिर्फ एक ड्रैगन का रूप धारण करके उसे दुनिया को निगलने का आभास देगा। इसने न केवल उसके घूंसे की बाघ की ताकत को नष्ट कर दिया था, बल्कि यह एक विशाल मुंह की तरह भी लग रहा था जो उसके खुद को उसमें फेंकने का इंतजार कर रहा था। यह क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैं एक भेड़ हूं जो बाघ के मुंह में जा रही है। युवराज चौंक गया, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया। तुम्हारी चाल चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो, मैं एक 7 चक्र वाला छात्र हूं और मैं तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत से ही कुचल सकता हूं। अचानक उसके हाथ में एक दर्द हुआ और उसका घूंसा, जिसे वह कभी चूक नहीं सकता था, खाली हवा में लगा। किसी समय वीर ने अपनी 10 उंगलियों को पंजों में मोड़ लिया था और पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और उन पंजों को युवराज के हाथ पर जकड़ लिया। फिर एक तेज दर्द उसके दिमाग में चुभ गया, जिसने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। वह यह था कि जैसे ही वीर के पंजे ने उसे जकड़ा, उसके हाथ पर ताकत का विस्फोट गायब हो गया और वह अपनी कोई भी ताकत नहीं जुटा सका। चाल में सफल होने के बाद वीर युवराज पर झपटा और थोड़ा झुककर अपना दाहिना कंधा दूसरे की छाती में दे मारा। धड़ाम! युवराज को अपनी छाती में सिवाय सुन्नपन और गले में खून की एक लहर के कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह प्रभाव से पीछे की ओर लड़खड़ाया और कुछ कदम उठाने के बाद ही वह मजबूती से खड़ा हो सका। ओह खैर, यह शरीर! वीर ने अपने दिल में आह भरी। अपने वर्तमान शरीर से बहुत असंतुष्ट। अगर उसके पास युवराज की ताकत होती तो ड्रैगन स्टाइल ने उसके प्रतिद्वंद्वी के हाथ को पूरी तरह से अपंग कर दिया होता और बाद का प्रहार उसे सेकंडों में मार देता। लेकिन अब उसने सिर्फ दूसरे के हाथ में दर्द और छाती में सुन्नपन पैदा किया था। अभी अभी क्या हुआ? क्या किसी ने इसे साफ साफ देखा? युवराज का घूंसा एक चट्टान को तोड़ने के लिए काफी शक्तिशाली था और मैंने मौलिक ऊर्जा की एक हल्की रोशनी भी देखी। इसका इतनी आसानी से बचाव कैसे किया जा सकता है? कितना अजीब है। इस बच्चे पर मौलिक ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। क्या वह कोई विशेषज्ञ हो सकता है जो अपनी ताकत छिपा रहा हो? युवराज का चेहरा सदमे से खाली था। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। उसे इस बदमाश से कोई मौलिक ऊर्जा महसूस नहीं हुई। हालांकि चाल अद्भुत थी, लेकिन उसमें पर्याप्त ताकत नहीं थी, वरना वह सिर्फ इतना नहीं हिलता कि उसका खून उबलने लगे। वह सामान्य समय में सतर्क रहता, लेकिन इस समय उसकी मन की देवी उसके बगल में खड़ी थी, इसलिए वह बिल्कुल भी मुंह नहीं हार सकता था। गुस्से में वह दहाड़ा और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके बगल में नीली पोशाक वाली लड़की ने कहा, सीनियर युवराज, रहने दो। अपने चेहरे पर शर्म और इंडिग्नेशन के भाव के साथ युवराज ने कहा, लाविका, मुझे 5 मिनट दो। मैं इस बच्चे को अपंग कर दूंगा और यह कक्ष तुम्हारे लिए ले लूंगा। लाविका ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। उसने पहले कक्ष पाया। वीर की पलकें थोड़ी झपकीं और वह बोल पड़ा, तुम हो? एक नाजुक और सुंदर चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जिससे उसके विचार थोड़े विचलित हो गए। आश्चर्य से वीर को देखते हुए लाविका ने धीरे से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ इसीलिए कि तुम अपनी ताकत की साधना नहीं कर सकते, तुमने अपनी स्किल की साधना शुरू कर दी है। ली परिवार के संसाधन वास्तव में प्रचुर हैं। वह एक उत्कृष्ट चाल थी। हालांकि ताकत के बिना स्किल सिर्फ दिखावे के लिए होती है। वीर का भाव थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन वह सहमत हो गया। तुम सही कह रही हो। इस बीच युवराज का चेहरा और भी गहरा हो गया। उसने लाविका को घूरा और पूछा, लाविका, क्या तुम उसे जानती हो? उसका जवाब देने के बजाय वह मुस्कुराई और वीर से कहा, तो तुम्हारे लिए मुझे हराना असंभव है। हमारे बीच का अंतर केवल बढ़ता जाएगा। वास्तव में तुम ली परिवार के यंग मास्टर हो, इसलिए भले ही तुम साधना नहीं कर सकते, तुम्हारा भविष्य फिर भी उज्जवल होगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ली परिवार का यंग मास्टर? युवराज हैरान था। वह ली परिवार का वही बदनाम फिसड्डी है? उसका भाव अचानक अजीब हो गया। उसने वीर की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, एक ऐसा फिसड्डी जो कभी साधना नहीं कर सकता था। यहां तक कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के ग्रैंड मास्टर भी उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो वह बच्चा वही बदनाम फिसड्डी है। कोई आश्चर्य नहीं
कि मुझे उसमें कोई मौलिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। समझ गया। तो उसने स्किल का रास्ता अपना लिया है। अद्भुत स्किल वाले एक योद्धा को समान रैंक के विरोधियों के खिलाफ लड़ने में एक स्वाभाविक लाभ होता है, लेकिन उसने चाहे कितनी भी स्किल में महारत हासिल कर ली हो, वे एक ऐसे विशेषज्ञ के सामने बेकार हैं जिसकी ताकत 10 गुना ज्यादा हो। हे, मैंने सुना है कि ली परिवार के इस नाकारा यंग मास्टर ने पहले लाविका को पागलों की तरह लुभाया था और एक झटका लगने के बाद ही उसने हार मानी थी। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना प्रतिष्ठित है। ताकत के बिना वह सिर्फ एक कचरा है। लाविका एक प्रसिद्ध सुंदरी है, इसलिए बेशक वह कभी उस पर नहीं फिदा होगी। वीर जानता था कि उसने गलत समझा है और उसके दिल में एक अजीब एहसास था। अजय सिंह की आत्मा के जागने से पहले उसने एक अवधि के लिए उसे पागलों की तरह लुभाया था। उसे अभी भी वे शब्द याद थे जो उसने इतनी निर्णायकता से कहे थे, मेरा पति अदम्य भावना का नायक होना चाहिए और वह राज्य का रक्षक होगा। तुम्हारी प्रतिष्ठित हैसियत के बावजूद तुम आखिरकार एक फिसड्डी हो जो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं कर सकता। एक दिन मुझे हरा दो और तभी मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर कुछ विचार करूंगी। उसे यह भी याद था कि उन शब्दों ने उसे कितना बड़ा झटका दिया था, जिससे उसने खुद को और भी ज्यादा छोड़ दिया था। लेकिन अब वह साधारण वीर राठौर नहीं रहा, वह अजय सिंह था। वह अपने पिछले जीवन में इतनी अतुलनीय सुंदरियों से मिला था जो घुटने टेक कर रोई थीं और उससे उन्हें स्वीकार करने की भीख मांगी थी। अगर वे एक साथ हाथ पकड़ते तो वे पूरे हेवनली मार्शल क्षेत्र को 2 बार घेर सकते थे। अपनी सारी नजाकत और सुंदरता के बावजूद लाविका उन सुंदरियों से बहुत दूर थी जिन्हें वह अपने पिछले जीवन में देखकर थक गया था। नतीजतन उसका दिल इस समय एक अजीब एहसास से भर गया था। क्या उसके जैसे एक नाकारा यंग मास्टर ने तुम्हें लुभाने की कोशिश की? उसने सच में खुद को ज्यादा आंक लिया। हालांकि युवराज को एक छोटी सी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वीर एक बेकार है, उसका मूड अच्छा हो गया। वीर ने अपनी आंखें थोड़ी उठाईं और युवराज को एक नजर देखा। तेज नजर एक ब्लेड की तरह सीधे युवराज के दिल में चुभ गई, जिससे वह डर से कांप गया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें फूट पड़ीं। मुझे लगता है कि तुमने गलत समझा है। मैं कचरा का टुकड़ा हूं या नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं साधना करने जा रहा हूं। जब उसने बात खत्म कर ली तो वीर ने हाथ हिलाया और सीधे कक्ष 013 में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लाविका थोड़ी चौंक गई। उसने अपनी सुंदर आंखें सिकोड़ी जैसे वह कुछ सोच रही हो। दूसरी ओर युवराज ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं क्योंकि उसके दिल में एक विशाल तूफान उठा। क्या हुआ? वह सिर्फ एक कचरा का टुकड़ा है जो अपने चक्र भी नहीं खोल सकता। लेकिन जब उसने मुझे बस एक नजर देखा तो मुझे पूरे शरीर में ठंड क्यों महसूस हुई, जैसे मैं किसी खाई में गिर रहा हूं। हे भगवान, क्या नजर थी! उसने मुश्किल से थूक निकला और कक्ष 013 के बंद दरवाजे को देखा। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। अचानक उसने पाया कि उसे वीर के लिए एक डर का एहसास हो गया है, जिसने उसे दोबारा उसका सामना करने पर उसकी लड़ने की इच्छा से वंचित कर दिया। तुम्हारे लिए लाविका, मैं इस बार उसे बख्श दूंगा। चलो, युवराज ने कहा, जो अभी भी सदमे में था और अपनी बची खुची इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। लाविका ने सिर हिलाया और जैसे ही वह मुड़ी और जाने वाली थी, वह अचानक थोड़ी रुकी, फिर युवराज को देखा और कहा, सीनियर युवराज, वीर राठौर ने अभी जो कहा वह सही है। हालांकि आपके टाइगर पंच में बहुत गति है, यह सिर्फ रूप है। अगर आप इसके सार में महारत हासिल कर सकते तो आप इतनी आसानी से उसके द्वारा पकड़े नहीं जाते। युवराज का चेहरा लाल रंग से मिला हुआ था। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा भरा था, जबकि उसके दिल में वीर के लिए तीव्र घृणा थी। जैसे ही वीर साधना कक्ष में दाखिल हुआ, उसने चारों ओर नजर डाली और पाया कि यह एक 100 मीटर वर्गाकार क्षेत्रफल की एक जगह थी। यह खाली थी, सिवाय एक कोने में रखे काले लौह पत्थर, ब्लैक आयरन स्टोन के 2 टुकड़ों के, प्रत्येक लगभग 1 मीटर लंबा और एक आदमी के मोटे आकार का। वे स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट्स अभ्यास के लक्ष्य थे, क्योंकि वे मुट्ठियों और हथेलियों के निशानों
साथ ही तलवारों और चाकुओं के निशानों से ढके हुए थे। उनमें से एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, जिसने अपना उचित आकार खो दिया था। ये दोनों काले लौह पत्थर 100 साल से ज्यादा पुराने होंगे। वीर ने उन्हें प्रशंसा की एक नजर से देखा और एक पल के लिए उनकी सतहों पर अपना हाथ फेरा। समय या स्थान की परवाह किए बिना हमेशा ऐसे योद्धा होते थे जो कठिनाई से नहीं डरते थे, जो मजबूत के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए साधना में अपना सारा प्रयास लगा देते थे। हाँ, उसने एक धीमी चीख मारी। अब इन चीजों के बारे में भावुक होने का समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस पानी होगी। जैसे ही मैं अपनी नाड़ियों को खोलता हूं और मौलिक ऊर्जा को संघनित करता हूं, मेरा अनुमान है कि मैं 10 सालों में मार्शल सोवरेन के शिखर पर वापस पहुंच जाऊंगा। मौलिक ऊर्जा के संघनन से लेकर मार्शल सोवरेन के शिखर तक कोई व्यक्ति कितना भी जीनियस क्यों न हो, इसे हासिल करने में कम से कम 100 साल लगेंगे। अजय सिंह के अलावा कोई भी ऐसा बयान देने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वे मार्शल सोवरेनों के पुनर्जन्म हों, क्योंकि वह न केवल एक पदवीधारी मार्शल सोवरेन था, बल्कि एक 9वें स्तर का सम्राट श्रेणी का अल्केमिस्ट भी था। उसके अंदर से एक तेज चटकने की आवाज आई जब उसका शरीर एक अविश्वसनीय मुद्रा में पीछे की ओर झुक गया। उसके हाथ और पैर एक आदर्श वृत्त बनाने के लिए जुड़ गए और फिर उसकी मांसपेशियां और हड्डियां सूक्ष्म रूप से बदलने लगीं। बड़े दर्द के अलावा उसके अंदर एक अजीब ताकत आगे पीछे बह रही थी। यह उस मौलिक ऊर्जा से अलग थी जिसे वह जानता था। जो ताकत उसकी मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं से होकर बह रही थी, वह एक शुद्ध शारीरिक बल था। पट 7 सांसों की अवधि तक सहन करने के बाद उसने आखिरकार अपनी पकड़ खो दी और दीवार से उछल गया। उसने अपना मुंह खोला और एक मुंह खून थूक दिया। उसका सिर चकरा रहा था। हालांकि उसके दयनीय दिखने वाले चेहरे पर एक मुस्कान थी। हा 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के तहत मून एंड सन स्टाइल का प्रभाव वास्तव में 2 गुना हो गया। 3 दिनों से भी कम समय में मैं एक मजबूत शरीर प्राप्त कर सकूंगा और उस समय मेरी नाड़ियों को तोड़ने में सफलता की कम से कम 60% संभावना होगी। जैसे ही वीर एकांत में साधना कर रहा था, खबर कि उसने युवराज को एक चाल में हरा दिया था पूरे 10 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फैल गई थी। हर कोई इस मामले पर विचार कर रहा था। हालांकि उस पर उन्नत मार्शल स्किल का सहारा लेने का संदेह था। तथ्य यह है कि उसने एक साधारण आदमी के शरीर के साथ 7 चक्र खोलने वाले एक शक्तिशाली छात्र को हराया था, फिर भी सुनने वालों को गहराई से झकझोर दिया और यहां तक कि कुछ छात्रों की धारणा को भी पलट दिया। उस समय वहां मौजूद छात्रों ने बहुत चिंतन के बाद सभी ने कुछ न कुछ हासिल किया और वीर राठौर का चित्र उनके दिमाग में अंकित हो गया। लाविका और युवराज एक दिन बाद गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से चले गए। हालांकि जैसे ही युवराज जा रहा था, उसने कक्ष 013 के दरवाजे पर विषैली नजरों से घूरा। काश वह अंदर के आदमी को निगल सकता। 3 दिन बाद कक्ष 013 का दरवाजा आखिरकार खुला और खून से लथपथ एक आदमी उसमें से बाहर निकला। सार्वजनिक क्षेत्र में अपने कक्षों का इंतजार कर रहे छात्र सभी भयभीत थे। यह आदमी कौन था? उसका चेहरा अस्त व्यस्त था, लेकिन जब दूसरे छात्र यहां से निकलते थे तो वे कम गंदे नहीं होते थे। सवाल यह था कि वह न केवल दयनीय दिख रहा था, बल्कि उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ था, जिससे वह बेहद भयानक लग रहा था। उसके शरीर की सतह पर जमा हुआ खून की एक मोटी परत एक खूनी कवच के सूट की तरह ढकी हुई थी, जो एक दुखते अंगूठे की तरह चुभ रही थी, और उसके शरीर से पसीने और खून की एक तीखी गंध आ रही थी, जिससे सभी छात्रों को अपने पेट में मरोड़ महसूस हो रहा था। जबकि कुछ महिला छात्र तो उल्टी करने लगीं, क्योंकि वे इसे सहन नहीं कर सकती थीं। चमकदार आंखों की जोड़ी के अलावा वह बिल्कुल भी एक आदमी की तरह नहीं लग रहा था। भीड़ की भयभीत नजरों के नीचे वीर सीधे टेलीपोर्टेशन एरे में चला गया और 10 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गायब हो गया। किसी ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि जब वह पहली बार यहां आया था तो उसे हर कदम के बाद हांफते हुए रुकना पड़ता था, लेकिन जब वह गया तो वह इतना आराम से दिख रहा था जैसे वह समतल जमीन पर चल रहा हो। वह कौन था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने खुद को तब तक प्रताड़ित किया
जब तक वह एक भूत की तरह नहीं दिखने लगा। क्या उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी? तुम्हें नहीं पता? अगर मुझे ठीक से याद है तो वह वीर राठौर था जिसने युवराज को एक चाल में हराया था। क्या यह वह है, टस्क? कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक शक्तिशाली छात्र को हरा सकता है, भले ही उसकी नाड़ियां पूरी तरह से बंद हों। तो वह इतनी डेसेस्पेरेमोंट साधना कर रहा है। हे, यह प्यार की ताकत है। लाविका ने उससे वादा किया था कि अगर वह उसे हरा सकता है तो वह उसे लुभाने का मौका देगी। लाविका सुंदर है, लेकिन ली परिवार के यंग मास्टर के रूप में उसकी हैसियत के साथ उसके लिए उसी रैंक की कुछ सुंदर लड़कियों का होना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? किसे पता, लेकिन वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह लाविका को कभी नहीं हरा सकता। उसकी मार्शल स्किल चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वह पूर्ण शक्ति के सामने सिर्फ एक जोकर है। वास्तव में लाविका सभी नए छात्रों में शीर्ष 5 विशेषज्ञों में से एक है। मैंने सुना है कि वह पिछले महीने एक असली योद्धा बन गई। विलाप करना बंद करो और मेहनत से साधना शुरू करो, नौजवान। एक फिसड्डी और एक लड़की पहले ही हमसे आगे निकल चुके हैं। अचानक खतरे की एक चीख गूंज उठी। सबने ऊपर देखा और देखा कि जो छात्र कक्ष 013 में प्रवेश करने वाला था, वह खाली चेहरे के साथ दरवाजे के सामने खड़ा था।